दोस्तों हम अपनी पॉलिटी की एमसीक्यूज की सीरीज को यहां पर कंटिन्यू करेंगे। उसके पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्सेज चल रहे हैं जो कि यूपीएससी और स्टेट की सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए संचालित किए जा रहे हैं। तो आप उनके बारे में डिटेल्स में जानकारी ये नीचे दिए गए 2 नंबर्स हैं, उन पर कॉल या व्हाट्सएप करके जान सकते हैं और उन्हें ज्वाइन करके आप उनका महत्तम लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि उसमें परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत ही उपयोगी जो मटेरियल है वहां पर उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनको आप एक्सेस कर सकते हैं और उनका भी लाभ अर्जित कर सकते हैं। तो आइए हम आगे चलेंगे, अपनी सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 192 नंबर का और इसमें पूछा जा रहा है कि अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है कि जो हाई कोर्ट के आपके न्यायाधीश हैं उनकी आयु के बारे में, उनकी आयु के संदर्भ में अगर कोई क्वेश्चन होता है, कोई प्रश्न उठता है, तो जो उसका निर्णय है वो प्रेसिडेंट जो लेते हैं वो किन की एडवाइस से लेते हैं, किन के कंसल्टेशन से लेते हैं, सलाह से लेते हैं। तो भैया जो सलाह है उनकी वो किसकी होगी? आप सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए, यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही तो होगा, है ना। यहां पर हमारे जो माननीय मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, है ना, उनसे ही वो सलाह ली जाएगी। और भी ऑप्शंस देख लेते हैं हम, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है कि इसमें संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, कंफ्यूजन यहां पर हो सकता है, लेकिन ऐसा प्रावधान नहीं है। राज्यपाल जी का और महान्यायवादी का कोई भी यहां पर औचित्य नहीं है। इसका जो आंसर होगा सीजेआई ऑफ इंडिया होगा। 192 का आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो पीएम है और जो हमारे प्रेसिडेंट है उनके बीच के रिलेशंस को मोटे तौर पर संविधान के कौन कौन से अनुच्छेद जो है निर्धारित करते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 75 है, ठीक है, जिसमें मंत्री परिषद की बात है, फिर मंत्रियों की नियुक्ति संबंधी बात है, तो वहां पर भी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के संबंध के बारे में चर्चा है। आर्टिकल जो 73 है इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें जो है यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है ना, उनका एक्सटेंशन है, मतलब संघ की जो कार्यपालिका शक्ति है उनके विस्तार के बारे में वहां पर प्रावधान किया गया है। तो सेकंड को आप यहां से एलिमिनेट कर दीजिए, तो 2 ऑप्शंस आपके खत्म हो गए, ठीक है ना। और 1 तो सब में था ही। जो आर्टिकल 78 है वहां पर प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है कि वो जो है राष्ट्रपति को संसूचित करेंगे, राष्ट्रपति को जानकारी देंगे किसी विषय विशेष से संदर्भित, ठीक है। तो ये ठीक है आपका। आर्टिकल 76 नहीं होगा क्योंकि ये तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ना, तो यहां पर पीएम और प्रेसिडेंट जी की कोई बात ही नहीं है, ठीक है। लास्ट में जो लिखा हुआ है आपका आर्टिकल 74 जो लिखा हुआ है, ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपके मंत्री परिषद से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना, एक मंत्री परिषद होगी। तो बिल्कुल ठीक है ये क्वेश्चन आपका, ठीक है। तो मतलब आपको समझ में आ गया होगा, इसका आंसर आप रिकॉग्नाइज कर ले गए होंगे कि आपका कौन कौन सा आर्टिकल, आर्टिकल 75 हो गया, आर्टिकल 75 के बाद आपका हो गया 78 और 74, मतलब 1, 3 और आपका 5 होगा। इसमें क्या क्या होगा? 1, 3 और 5 होगा। इसका आंसर आपका 193 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो सीएजी होते हैं आपके, ठीक है, जो महालेखा और नियंत्रक परीक्षक जो आप पढ़ते हैं, है ना, कंट्रोलर और आपके जो ऑडिटर जनरल हैं, आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में इनके संबंध में प्रावधान किया गया है संविधान में। तो बोल रहे हैं कि भैया जो कैग की लेखा परीक्षा होती है और जो पेशेवर जो लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा होती है उनमें क्या अंतर होता है। देखिए ये रेपिटिशन है, इसमें अपन बिल्कुल भी टाइम ज्यादा नहीं देंगे। ये ऑडिट ऑफ प्रोप्राइटी है, ये जो है आपका रेपिटिशन है। देखिए ऑडिट ऑफ जो अथॉरिटी वो तो करते हैं, अप्रोप्रिएशन भी करते हैं और अकाउंटेंसी भी करते हैं, लेकिन जहां पर प्रोप्राइटी की बात करते हैं वो संदर्भित नहीं है। यहीं पर वो जो आपके क्या होते हैं प्रोफेशनल ऑडिटर्स, उनसे इनकी क्या है भिन्नता है कैग की, ठीक है, जो उनकी लेखा परीक्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा जा रहा है कि देखिए ये क्वेश्चन शायद हाँ हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो आपकी योजना आयोग था उसके बारे में किसने ये सेंटेंस बोला था, ये कथन बोला था कि न केवल केंद्र बल्कि राज्यों के लिए भी ये क्या है, इकोनॉमिक कैबिनेट की संज्ञा दी थी। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि किसने दिया था ये आपका, ठीक है। तो ये आपके अशोक चंदा जी थे जिन्होंने ऐसी
कथन जो है ऐसी संज्ञा दिया था किसको, आर्थिक मंत्रिमंडल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल थी और सारे की सारी जो आर्थिक नियोजन वगैरह होता था वो प्लानिंग कमीशन के अंतर्गत ही था, है ना। ठीक है, तो ये जो बोलने वाले थे आपके जो थिंकर हैं वो है आपके अशोक चंदा। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आंसर इसका भी डी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें पूछा जा रहा है, देखिए इसमें पूछा जा रहा है कि मैच द फॉलोइंग हमको बताना है यहां पर। ठीक है, यहां पर भी जो कथन है एनडीसी के बारे में और किन्होंने कहा है उसके संदर्भ में ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो है आपका सबसे पहले अगर अपन देखें तो यहां पर लिखा गया है कि योजना आयोग की जो सलाहकार संस्थाओं में राष्ट्रीय विकास परिषद है ना, ये बात गलत है। जो इसकी संरचना से स्पष्ट है कि राष्ट्रीय विकास परिषद स्पष्टता नीति आयोग से श्रेष्ठ संस्था है। तो ये जो कथन है आपका पटेल जी का है, जो आपके एचएम पटेल हैं, उन्होंने इसके बारे में ऐसा कहा था। ठीक है ना, और यहां पर नीति आयोग नहीं है, देखिए इंग्लिश साइड में देखेंगे अपन तो वो प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, तब तो नीति आयोग था भी नहीं और यहां पर आपका प्लानिंग कमीशन होगा। ठीक है ना, ये आपके एचएम पटेल जी ने बोला था। तो फर्स्ट का आपका हो जाएगा 5। और जो सेकेंड वन है कि एनडीसी की जो स्थापना है नियोजन के संबंध में सर्वोच्च एडमिनिस्ट्रेटिव और जो आपकी कंसल्टेटिव मतलब एडवाइजरी मतलब जो बॉडी होती है, संस्था होती है, निकाय होती है, उसके रूप में इसकी व्यवस्था की गई थी। लेकिन प्रारंभ से जो एनडीसी है और जो इसकी परमानेंट कमेटी होती है उसने योजना आयोग की वस्तुतः एक सलाहकार अंग के दर्जे तक उसको लाग दिया। मतलब क्या हुआ कि वो उसके एक तरीके से उसके अंग के दर्जे के नीचे तक ला दिया, मतलब एक तरीके से उसको क्या बना दिया, उसका सबऑर्डिनेट बना दिया। ठीक है, तो ये किसने बोला था, ये आपके एम ब्रेचर हैं जिन्होंने बोला था। ठीक है, इसके बाद अगर अपन देखें तो राष्ट्रीय विकास परिषद उन कार्यों में प्रवेश करती है जो संविधान द्वारा अन्य संस्थाओं को सौंपे गए हैं, मतलब अति व्यापन की बात है। और ये वो काम करने की कोशिश करती है जो केंद्र और राज्यों के स्तर पर मंत्री परिषद को करना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके बोला था एपी जैन है। ठीक है, उन्होंने बोला था ये। और उसके बाद जो लास्ट है आपका कि जो एनडीसी की स्थिति है समूचे इंडियन यूनियन की बात करें अगर, तो उसके लगभग महामंत्रिमंडल जैसे हो गई है, जो भारत सरकार तथा सभी राज्यों की सरकारों के लिए काम करते हैं। तो ये आपके के संथानम जी ने बोला था, संथानम कमेटी का आपने नाम सुना होगा। तो क्या होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5, 3 और 2 और आपके 1 हो जाएगा। अशोक चंदा जी का कथन अपन ने पीछे देख लिया था। तो 5, 3, 2, 1 जो है आपका, ये आपका दिया गया है, सी में दिया गया है और इसका आंसर जो होगा 196 का वो आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो योजना आयोग है उनके क्या क्या कार्य थे। तो पहला कि राज्य सरकार की विकास योजनाओं का निर्धारण करना, क्या करना, निर्धारण करना। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि जन सहयोग की प्राप्ति करना। ठीक है ना, मतलब टू सिक्योर पब्लिक कॉपरेशन इन नेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि जो नीतियों से संबंधित, नहीं यहां पर तीसरा ये है कि विकास को प्रभावित करने वाली जो सामाजिक आर्थिक नीतियां हैं उनको क्या करना, उनको क्या करना, उनके बारे में क्वेश्चनायर करना, उनके बारे में क्वेश्चन करना। तो देखिए ये जो है ये आपका सही नहीं है। थर्ड नंबर का स्टेटमेंट जो है इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए, ऊपर के दोनों आपके जो है वो स्टेटमेंट सही है। तो वैसे भी आंसर रिकॉग्नाइज आपको हो जाएगा। जो फोर्थ नंबर का स्टेटमेंट है कि टू प्रोवाइड सेक्रेटरियल, जो आपका सचिवालयीन जो आपकी सहायता होती है वो किसको प्रोवाइड करना, एनडीसी को प्रोवाइड करना। तो ये बिल्कुल ठीक है आपका। देखिए यहाँ पर ये जो चौथा नंबर डल गया है हिंदी में, देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। तो ये पूरा सेंटेंस एक ही है कि विकास को प्रभावित करने वाली सामाजिक आर्थिक नीतियों से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ध्यान देना, उन पर ध्यान देना। तो ये आपका यहाँ से ये वाला स्टेटमेंट अपन ने गलत कर दिया है। तो ये जो लास्ट वाला है इसको फोर्थ नंबर आप समझिएगा। तो एनडीसी को सचिवालयीन जो सहायता होती है, सचिवालय वाली, सेक्रेटरिएट वाली, वो भी उपलब्ध कराते थे कौन, जो योजना आयोग थे। तो बाकी सब सही है, थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत है आपका, सी इसका आंसर हो जाएगा 1, 2 एंड 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किन मामलों में फाइनेंस कमीशन और आपका जो पूर्ववर्ती योजना आयोग है उससे भिन्न है।
तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि जो आपका प्लानिंग कमीशन है और जो फाइनेंस कमीशन है उसके बीच में क्या अंतर है। तो पहला देखिए, इसमें लीगल स्टेटस की बात की है तो बिल्कुल ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है हमारी जो फाइनेंस कमीशन है, वो आर्टिकल 280 में काफ़ी बार अपन चर्चा कर चुके हैं। और दूसरा ये जो कंपोजिशन है उसमें, तो बिल्कुल ठीक बात है, कंपोजिशन में भी तो फर्क है। और ये तो आपकी प्लानिंग कमीशन जो था आपका, वो कैबिनेट के एक प्रस्ताव के द्वारा लाया गया था, ठीक है, सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा। तो बोलते हैं कि वो जो है आपकी, वो क्या है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी ना, संविधान स्तर थी वो आपकी, ठीक है। तो वो विधिक भी नहीं थी। तो ये अंतर हो गया एक। तो पहला बिल्कुल ठीक है कि यहाँ पर भिन्नता है। दूसरा, कंपोजिशन स्ट्रक्चर में भी भिन्नता है, बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा, कार्यकाल। कार्यकाल तो लगभग जो है वो एक ही जैसा है, जो 5 ईयर्स का अपन मान के चलते हैं प्लानिंग कमीशन के लिए भी और उसके लिए भी, ठीक है। तो थर्ड वाले को आप एलिमिनेट कर दीजिए। उसके बाद जो है संगठन का स्वरूप की बात है यहाँ पर, ठीक है ना, फॉर्म ऑफ जो आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन। तो वो भी बिल्कुल दोनों का अलग अलग है, एक तो टैक्सेशन से रिलेटेड है, एक आपका नियोजन से रिलेटेड है, तो 4 भी हो जाएगा। और लास्ट जो है आपका फंक्शंस, मतलब प्रकार। तो आप अगर कार्यकाल को ले लें, संगठन का स्वरूप ले लें, कार्य ले लें, विधिक स्थिति, तो यहां पर बिल्कुल भी भिन्नता है। केवल कंपोजिशन जो है आपका, वो जो संरचना है आपकी, वो भी आपकी भिन्न है। और कार्यकाल बस आप छोड़ दें तो बाकी सब में भिन्नता दिखाई दे रही है, जो अपन चर्चा कर लिए। देखिए, कार्यकाल बस छोड़ दीजिए कि 5 ईयर्स का जो टेन्योर हो, बाकी तो सब जगह स्टेटस भी है जो उनका, वो अलग है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है, विधिक भी नहीं है प्लानिंग कमीशन। संरचना जो है वो बिल्कुल अलग है। फाइनेंस कमीशन 1+ आप देखते हैं 4 की संरचना है वहां पर, है ना, जो फाइनेंस कमीशन आपका सेटअप किया जाता है, ठीक है। इस बार के जो फाइनेंस कमीशन अपना लेटेस्ट है, वो किसकी अध्यक्षता में उनका गठन किया गया था, ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। तो कार्यकाल जो है वो बस सेम हो गया, बाकी सब जगह भिन्नता है। तो 1, 2 और 4, 5 जो इसका आंसर हो जाएगा 198 का, वो आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, 198 का आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें पूछा जा रहा है कि सार्वजनिक जो प्रतिष्ठान होते हैं उनके लिए एक सेपरेट जो होती है पार्लियामेंट्री कमेटी की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने महसूस किया था। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है ये। आपके लंका सुंदरम जी थे। अशोक मेहता भी नहीं है, जीवी मावलेकर भी नहीं है, और कृष्णा मेनन कमेटी भी नहीं है। ये लंका सुंदरम जी ने रिकमेंड किया था, उन्होंने इस बात को महसूस किया था, ठीक है ना। जो सेपरेट पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात कर रहे हैं, किसके लिए, पब्लिक अंडरटेकिंग्स के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका 199 का जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर देखिए, आर्टिकल 56 की बात करें अगर अपन, देखिए शुरू से देख लेते हैं। पहला लिखा है कि एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ प्रेसिडेंट, तो ये आपको पता है कि आर्टिकल 53 में ये लिखा हुआ है, ठीक है, कि जो संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति है वो किस में निहित होंगी, आपके प्रेसिडेंट में निहित होंगे। बिल्कुल ठीक है, ये 53 है। दूसरे, जो दूसरा लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं, राष्ट्रपति के कार्य काल की बात कर रहे हैं हम। किसकी, राष्ट्रपति के कार्यकाल की बात कर रहे हैं हम। तो अगर ये देखा जाए तो ये आपका आर्टिकल 56 है, ठीक है, जो आपके कार्यकाल की, मतलब पदावधि की, कि अब वो अपने पद पे कब से, जब से उन्होंने ज्वाइनिंग ली है तब से 5 वर्ष की अवधि तक वो पद धारण करेंगे, ठीक है, अगर कुछ विशेष परिस्थितियां नहीं आती हैं तो। फिर राष्ट्रपति के निर्वाचन की बात करें तो देखिए, निर्वाचन से अगर रिलेटेड आर्टिकल देखेंगे आप तो 2 चीजें हैं। एक तो निर्वाचक मंडल की बात की गई है, जो आपकी आर्टिकल 54 में है, कि भैया संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे, उनके जो निर्वाचक गण होंगे उसमें, और जो दूसरे होंगे वो आपके राज्य के, स्टेट के जो लेजिस्लेटिव आपकी असेंबलीज होती हैं उसकी बात कर रहे हैं वो, ठीक है ना, कि वहां के भी कौन, निर्वाचित सदस्य ही होंगे उसमें, ठीक है ना। तो ये आपका किस में लिखा हुआ है, 54 में। लेकिन जब आप आर्टिकल 55 में जाएंगे तो वहां पर यह लिखा हुआ है कि निर्वाचन की रीति क्या होगी, मतलब वो जो फॉर्मूला अपन देख रहे थे प्रीवियस क्वेश्चन में, वो तो निर्वाचन से रिलेटेड है आपका, जो आपका 54 है, ठीक है। और उसके बाद की बात करें अपन, तो यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए 55 कंफ्यूज करने के लिए दिया गया था। तो राष्ट्रपति पे जो महाभियोग की बात है, तो उसकी भी जो चर्चा है वो आर्टिकल 61 में की गई है। किसमें की गई है, 61 में की गई है, ठीक है ना। और इसमें जो आधार दिया गया है कि किस आधार पर उनके ऊपर लगाया जाएगा, तो वो कहां दिया गया है, 56 सब क्लॉज, जो उसका सी देखेंगे पार्ट, तो उसमें आपको दिखाई देगा, ठीक है ना, बी है वो आपका, ठीक है ना। मतलब 56 के अंतर्गत जब आप जाएंगे, है ना, तो 56 के अंतर्गत जो एक बी आएगा उसके अंतर्गत लिखा गया है कि संविधान के अतिक्रमण के आधार पर उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो क्या हो गया आंसर आपका, यहां पर जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा इस हिसाब से, क्योंकि 4, ठीक है, 4, 1 और आपका जो आपका क्या हो जाएगा, 5 और 3, ठीक है। आप जो है आप मिला लीजिएगा इसको, और
ठीक है, तो सारे आर्टिकल्स अपन ने चर्चा कर लिए, इसका आंसर आपका बी होगा, मिला लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस पे लिखा गया है कि जो पार्लियामेंट्री कंट्रोल है पब्लिक एक्सपेंडिचर में, ठीक है ना, सार्वजनिक व्यय की जो बात करते हैं, उसे भारत की आकस्मिक जो निधि है आपकी, आकस्मिकता निधि जिसको बोलते हैं, कंटिजेंसी फंड है, जो आर्टिकल 267 में चर्चा की गई है, उस निधि से सृजन से कम हो जाता है। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं कि सार्वजनिक व्यय पर जो संसदीय नियंत्रण है ना, तो वो भारत की कंटिजेंसी फंड के सृजन से कम हो जाता है। तो ऐसा कोई भी वहां पर देखेंगे आप, देखिए प्रावधान देखिए डायरेक्टली अगर देखेंगे तो क्या ऐसा आपको लगता है, वो तो विशेष परिस्थितियों के लिए होता है, क्योंकि वो राष्ट्रपति के अधीन रखा जाता है कि कोई अपवाद स्वरूप विशेष परिस्थिति आ जाए तो उस फंड का उपयोग उस स्थिति से निपटने के लिए किया जा सके। तो आपका जो कथन ए हो गया वो तो गलत हो गया। ठीक है, अब देखेंगे हम कि जो कारण दिया गया है उसमें लिखा गया है कि इस फंड का संचालन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, एग्जीक्यूटिव के अंडर इसीलिए रखा गया है ताकि आकस्मिकता का वर्ड देखिए, आकस्मिकता, बिल्कुल आकस्मिक परिस्थिति पैदा हो गई तो फिर वहां पर क्या हम संसद जाएंगे पहले वोटिंग कराने फिर पैसा निकालेंगे? तो नहीं, वो इसीलिए रखा गया है। ठीक है, तो आपका ए गलत है और आर सही है। औचित्य कोई नहीं है यहां पर किसका, व्याख्या का। तो ए गलत और आर सही, 201वें नंबर का जो आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर ये पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है। पहला ये वोट ऑन अकाउंट को पूछ रहे, बता रहे हैं ये कि इसके लिए बहुत सारा टाइम मिलता है, इनफ टाइम, है ना, जिससे लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी भी हो जाती है और डिस्कशन भी हो जाता है बजट पे। तो नहीं, बिल्कुल गलत है। विधायी जांच और बजट पर चर्चा के लिए कहां समय मिलता है, ये तो स्पेशल प्रोविजन है ना, अपन चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। दूसरा ये कि जो चार्ज्ड आइटम्स होते हैं वो संसद में पेश नहीं किए जाते। देखिए ये जो आपका सेंटेंस है वो पेश नहीं किए जाते से मतलब ये है कि वोटिंग नहीं किया जाता। मैंने बताया था कि दो तरीके का उसमें क्या होता है कंसोलिडेटेड फंड में, एक तो क्या होता है चार्ज्ड होता है ना, जो भारित व्यय बोला जाता है, और दूसरा उसके अलावा जो व्यय। तो जो भारित जो मद होते हैं उसके अलावा वाले में वोटिंग होती है, भारित जो मद होते हैं उसमें वोटिंग नहीं होती। तो उस सेंस में ये जो स्टेटमेंट लिखा गया है उस हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है आपका सेकंड नंबर का। तीसरा ये लिखा गया है कि वोट ऑफ क्रेडिट जो है, प्रत्यानुदान जो है आपका, उसको कार्यपालिका को दिया गया एक खाली चेक है। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि भैया खाली चेक है, ऐसा नहीं है। ये आपको जो ये स्टेटमेंट है वो भी आपका क्या है, गलत है। ठीक है, पहला भी गलत है और तीसरा गलत है, केवल जो है दूसरा जो है आपका स्टेटमेंट सही है। लास्ट वाला जो है कि एक्सेस जो ग्रांट होता है उसको स्वीकृति के लिए सीधे लोकसभा में पेश किया जाता है। वैसे भी अनुदान की जो मांगे हैं आप देखते हैं कि लोकसभा में पेश किया जाता है। तो सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट ठीक है, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि जो भारत की संचित निधि है उस पर भारित होने वाले जो व्यय हैं उनके बारे में बताइए कौन कौन से हैं। तो पहला ये कि जो सुप्रीम कोर्ट के हमारे क्या होते हैं, जो जजेस होते हैं उनके सैलरी और जो अलाउंसेस सब उसी के अंतर्गत आते हैं। दूसरा ये कि यूपीएससी के जो अध्यक्षों की पेंशन है, वहाँ का जो कार्यालयीन खर्चा होता है वो भी सब उसी में है। ठीक है, इन सब की जो चर्चा है वो आर्टिकल 112 में है, जहां एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात की गई है। एक बार आप उसको रिव्यू भी कर जाइएगा। तीसरा जो है कि ऋण किसी भी तरीके का जो डेप्थ चार्जेस है किसका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो भी तो उसी के अंतर्गत आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। लास्ट में लिखा गया है कि जो पीएम है हमारे प्रधानमंत्री जी, उनके भी जो अलाउंसेस और भत्ते वगैरह होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, बाकी ऊपर के तीनों सही है। आपका जो आंसर हो जाएगा इसका वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि जो पीएसी है हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो पहला ये कि कैग की जो रिपोर्ट होती है उसके आधार पर वो जांच करती हैं उस रिपोर्ट की, और फिर संसद द्वारा जो मतलब स्वीकृत किया गया है फंड निधि, उसके विनियोग को प्रदर्शित करते हैं। ये अप्रोप्रिएशन की बात कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है जो पहला स्टेटमेंट है आपका। ठीक है, दूसरा जो स्टेटमेंट है आपका उसमें लिखा गया है कि कैग की रिपोर्ट के आधार पर जो राज्य के मतलब निगम वगैरह होते हैं, जो व्यापारिक और विनिर्माण जो परियोजनाओं के लेखा के विवरण होते हैं, उसकी भी जांच करना इसमें शामिल नहीं है, जो लोक उपक्रम समिति को आवंटित कर दिए गए हैं। बिल्कुल सही बात है, यह अतिव्यापन की जो समस्या है उससे बचने के लिए किया जाता है, इसमें एक्सेप्शन रहता है ये। ठीक है ना, तो ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी आपका बिल्कुल ठीक है। तीसरा जो लिखा गया है कि ये जो ऑटोनॉमस जो मतलब बॉडीज होती है, जो निकाय होते हैं और जो अर्ध स्वायत्त होते हैं, उनके भी लेखा विवरण की जांच करते हैं, जिनकी लेखा परीक्षा जो है कैग के द्वारा की जाती है। ये भी ठीक है, जहां भी राज्य का नाम, जैसे आर्टिकल 12 पढ़ते हैं, स्टेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं आप, तो उसके अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएगा तो वहां पर उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर ही है। ठीक है ना, किसकी, ऑडिट करने की, लेखा जांच करने की। तो और चौथा ये लिखा है कि ये जांच करना कि जो कोई एक फाइनेंशियल ईयर है उसके दौरान जो भी फंड एलोकेट किया गया था उससे अधिक खर्च तो नहीं किया गया, और
और जिस उद्देश्य से इसकी स्वीकृति दी गई थी वो उद्देश्य जो है वो उसी उद्देश्य के लिए प्रयोज्य हुआ है या नहीं। तो सारे के सारे स्टेटमेंट इसमें ठीक है और 1 2 3 4 इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो आपका एडजर्नमेंट जो आपका मोशन होता है स्थगन प्रस्ताव, उसकी जो युक्ति का प्रयोग है, स्थगन प्रस्ताव का जो यूज है राज्यसभा में नहीं किया जाता है, बिल्कुल ठीक बात है, लोकसभा में किया जाता है, पहले भी चर्चा कर चुके हैं अपन। और दूसरा ये लिखा है कि इसके पारित होने से सरकार नहीं हटती है, क्या करती है, सरकार नहीं हटती है, जो दूसरा लिखा गया है। तो बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपके ठीक हैं, लेकिन ये जो है आपका व्याख्या सही रूप में नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर आपका ए और आर दोनों सही, लेकिन एक्सप्लेनेशन बिल्कुल ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पर ये पूछा जा रहा है कि जब जो लोकपाल विधेयक है, मैंने बताया आपको कि 1968 से लेके 2013 के बीच में 10 बार अटेम्प्ट किया गया, फिर 11th बार में फाइनली जाके वो अप्रूव हुआ, अभी भी उसमें बहुत सारी डिबेट बची हुई है। ठीक है ना, तो अभी भी उसमें समस्याएं हैं। तो जो आपका पहला लिखा हुआ है कि इसमें पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे बिल थे जिसमें प्रधानमंत्री जी को भी अपने अधिकार क्षेत्र में लिया गया था, ये क्वेश्चन का एरिया होता है। ठीक है ना, तो ये क्या है कि इसमें पहला लिखा हुआ है 1968, नहीं था ये। ठीक है ना, इंदिरा गांधी जी का कार्यकाल था, कब आएगा, वैसे भी सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए, 1977 में जब आपकी जनता दल की सरकार आएगी मोरारजी देसाई जी वाली, तो इसमें एक तो 1977 वाला हो जाएगा, 71 भी नहीं है, मतलब इंदिरा जी का ये कार्यकाल चल रहा है। उसके बाद जो लिखा गया है आपका 1985, ये राजीव गांधी जी की गवर्नमेंट है आपकी। ठीक है, इस दौरान भी नहीं किया गया था। और लास्ट जो है आपका 1990 वाला, ठीक है ना, इसमें लोकपाल विधेयक के अंतर्गत पीएम को भी उसके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत लाया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, जो आपका हो जाएगा 3 और 5, जो कि सी में दिया गया है, बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये जानकारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो सीवीसी है हमारा, केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बारे में यहाँ पर कौन सी बातें सही है। पहला ये कि जो इसकी स्थापना है आपकी वो कब हुई है, तो लिखते हैं ये कि जो इसकी स्थापना है आपकी 1964 में हुई है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि ये जो है एक तरीके का स्टैच्यूरी बॉडी है। ठीक है, क्योंकि इसको एक्ट से फिर क्या किया गया है, मतलब पुनर्गठन किया गया इसका एक्ट के थ्रू, इसलिए लिखा गया है कि ये एक स्टैच्यूरी बॉडी है। तो ठीक बात है ना, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है आपका वो बिल्कुल ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट ये है कि ये संघ लोक सेवा आयोग की तरह कार्य करता है, मतलब यूपीएससी की तरह कार्य करता है ना, एडवाइजरी फंक्शन की तरह, है ना, ऐसे कंपेयर कर रहे हैं कि यूपीएससी की, जैसे यूपीएससी एडवाइजरी है बॉडी, है ना, एडवाइस भी देती है और भी बहुत सारी शक्तियां हैं उसके पास, तो इस तरीके से ये भी कार्य करती है ना, एडवाइजरी के सेंस में बात कर रहे हैं ये, है ना, कि इनके भी कार्य जो है परामर्शी हैं। ठीक है, तो ये तीनों स्टेटमेंट ठीक है। लास्ट वन ये है कि इनके शिकायतें प्राप्त करने का ढंग बिल्कुल वैसा है जैसे इंग्लैंड में आपका क्या है, पार्लियामेंट्री कमिश्नर है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन, तो बिल्कुल नहीं है, उनसे इनकी तुलना नहीं की जा सकती। ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही है, लास्ट वाला बस गलत है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा 207 का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि यूपीएससी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना, जिसमें आप लोग सिलेक्शन लेंगे। तो पहला जो है आपका इसमें स्टेटमेंट कि इनके कार्यों का जो उल्लेख है वो संविधान में किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये आप सोचिए कि जो कार्यों के उल्लेख की बात जहां पर आती है, तो हमारा संविधान वैसे भी बहुत बड़ा है, तो वहां पर सारे कार्यों की बात नहीं की जाती है। और खासकर जो संघ लोक सेवा आयोग आप देखेंगे तो उनके भी कार्यों का जो उल्लेख है विस्तार रूप में आपको दिखाई नहीं देगा। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है आपका वो क्या है, वो आपका गलत है, तो उसको एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये कि जो एससी एसटी और जो मतलब पिछड़े जातियों के लोग होते हैं उनके पदों के आरक्षण से संबंधित मुद्दों पर इनसे सलाह नहीं ली जाती, क्यों ली जाएगी भाई, है ये तो फिर उनका फंक्शन ही दूसरा है, और फिर ये फंक्शन कराने लग जाएंगे तो वो तो दूसरा ही हो जाएगा उनका, है ना, जो साध्य है वही भटक जाएगा। तो पहला और जो आपका क्या है, देखिए जो दूसरा जो सलाह नहीं ली जाती है ना, तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, क्योंकि सलाह लेने का कोई औचित्य नहीं उठता है, वही बता रहा था ना मैं आपको कि क्यों लेंगे भाई उनसे सलाह, तो नहीं ली जाती है, नॉट लिखा हुआ है, तो बिल्कुल ठीक है दूसरा स्टेटमेंट। तीसरा जो है कि पद जो होते हैं आपके, सेवा जो होते हैं और जो विषय होते हैं, उनको राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग के परामर्शी अधिकार क्षेत्र के बाहर भी रख सकते हैं, मतलब जो उनकी एडवाइजरी जो ज्यूरिसडिक्शन है उसके बाहर भी उसको क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके बिल्कुल ठीक हो गया। लास्ट जो लिखा गया है कि प्रेसिडेंट अगर चाहें तो जो आपके पर्सोनल सिस्टम है
ठीक है, किसी भी लोकल अथॉरिटी के या कॉरपोरेट बॉडी के या पब्लिक इंस्टीट्यूशन के, तो वो यूपीएससी के ज्यूरिसडिक्शन में उनके अधिकार क्षेत्र में ला सकते हैं। तो ये राष्ट्रपति नहीं होगा, हमेशा याद रखिए, यहाँ पर संसद है। तो लास्ट स्टेटमेंट भी इसीलिए गलत है, सेकंड और थर्ड आपका सही है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि जो छावनी बोर्ड के आपके कार्यकारी अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है, प्रेसिडेंट उनकी नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और जो उनकी वैसी व्यवस्था भी देखेंगे आप, तो आप देखेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री है वो भी इसके किस में आती है, वो इसके अंतर्गत आती है। आप छावनी बोर्ड को देखेंगे तो इसका जो निर्माण किया गया है, वो अपन पहले भी बात कर चुके हैं कि जो सिविल एरिया होता है वहाँ पर इसको बनाया जाता है, कैंटोनमेंट बोर्ड को। ठीक है ना, तो ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर होगा वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, बिल्कुल कंटेक्चुअल जानकारी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस यहाँ पर मतलब स्टेटमेंट दिए गए हैं और उनके बारे में बताना है कि कौन सा आपका कथन जो है वो सही है। ठीक है, तो पहला जो लिखा गया है कि ये दरअसल जो क्वेश्चन है ये नगर पालिका जैसे काउंसिल होती है ना, उससे रिलेटेड समझिएगा। तो इसे क्या है, विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न नामों से जाना जाता है। बिल्कुल सही बात है कि जो आपका भिन्न भिन्न स्टेट होते हैं तो फिर वो उसको क्या करते हैं, एक्ट लाके उसको वो पारित करते हैं। जैसे आप सुनते होंगे कि मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम है ना, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, छत्तीसगढ़ में अलग प्रावधान है। तो इसीलिए वो एक्ट लाके उसको इनैक्ट करते हैं, है ना, उसको क्रियान्वित करते हैं। हालांकि उसको जो है वो 74th अमेंडमेंट से उसको संवैधानिक आधार दिया जा चुका है। तो ज़्यादा डिबेट में नहीं जाएंगे यहाँ पर। पहला जो है आपका स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि इन पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होता है। अब जब वही नियम बना के लाएंगे तो भैया राज्य सरकार का ही तो नियंत्रण होगा उसमें। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी ठीक है। तीसरा ये कि जो इनके है ना चेयरमैन होते हैं उन्हीं पर जो इनके एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है या एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं वो उन्हीं के अंदर निहित होती है। ठीक है, जो इनके अध्यक्ष होते हैं, बिल्कुल ठीक है, वही कार्यकारी प्राधिकारी होते हैं। ठीक है, इसके और जो लास्ट वन लिखा है कि स्टैचुरी बॉडी है, तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, स्टैचुरी बॉडी इसीलिए लिखा गया है कि वो एक्ट के थ्रू क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। हालांकि इनको संवैधानिक आधार दिया गया है जो कि आप देखते हैं संविधान में, है ना, जैसे भाग 9 का और भाग 9 पीआरआईज और म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड देखते हैं ना प्रावधान। तो ऑल स्टेटमेंट्स आर राइट और इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 73rd जो अमेंडमेंट है वो किन किन राज्यों पर लागू नहीं होता है। ठीक है, तो नागालैंड में, मिजोरम में, मेघालय में और देखिए अब ये JNK। ठीक है ना, तो अब क्या है कि अभी तक तो वो क्या था JNK के यहाँ आप देखेंगे तो अभी तो वो स्टेट की डेफिनेशन में ही हमारे यहाँ नहीं आते थे, क्योंकि वहाँ पर क्या किया जाता था कि स्पेशल प्रोविज़न था। अब तो वो आ गया है। तो इन राज्यों पर अभी तक जो है PRIs लागू नहीं होता, क्योंकि देखिए नागालैंड तो आप देखेंगे स्पेशल प्रोविज़न है और असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है 6वीं अनुसूची में बात है, तो इनके बारे में विशेष व्यवस्थाएं वहाँ पर की गई हैं। ठीक है ना, तो ये चारों का चारों जो है इनके ऊपर 73rd अमेंडमेंट जो है आपका लागू नहीं होता PRIs वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ऑल हो जाएगा, जो कि सी में दिया गया है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें ये पूछा जा रहा है कि पहली जो हमारे यहाँ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन थी इंडिया में जो मद्रास में सेटअप की गई थी, कब की गई थी, तो बिल्कुल इसको रट जाइएगा, ये 1687 की है। ठीक है ना, कब की है, 1687 की है। ठीक है, तो ये आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए कहां पर है, बी में दिया गया है। इसमें जो बाकी ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें चर्चा का कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर आपका 1687 मतलब 212 का आपका बी हो जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इससे पूछा जा रहा है कि राज्य की जो विधान परिषद है इसको कौन समाप्त कर सकता है। जब आर्टिकल 169 देखेंगे आप तो वहां पर इसके उत्साधन की बात की गई है। तो भैया कौन करेगा, संसद करेगा, है ना, संसद करेगी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपका वो संसद हो जाएगा। राष्ट्रपति नहीं होंगे, विधानसभा नहीं होंगे, राज्यपाल नहीं होंगे। इसको जो है समाप्त करने की बात की जा रही है। अगर बनाना होता है तो एक नॉर्मल प्रस्ताव लाती है राज्य की विधानसभा और वो आग्रह करती है, तब बनाया जाता है, और फिर जब खत्म करने की बात होती है तो फिर संसद उसको खत्म भी कर सकती है। तो संसद का रोल यहां पर आता है, संसद यहां पर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें यह पूछा जा रहा है, जो PRI जो हमारे यहाँ है, पंचायती राज जो इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, उसके विकास से रिलेटेड है जो कमिटीज बनी थी। तो बलवंत राय मेहता कमेटी और जो अशोक मेहता कमेटी थी उनके बारे में है यहाँ पर क्वेश्चन कि किन प्रावधानों पे यहाँ पे उनमें अंतर था। तो पहला ये कि जो सेकंड टियर PRI सिस्टम की बात कर रहे हैं तो ये अशोक मेहता जी ने बोला था। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो बोला था वो 3 टियर की बात किया था उन्होंने, त्रिस्तरीय पंचायत की। तो पहली जगह भिन्नता है। दूसरा ये कि ये पंचायत के चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक दलों की जो थी अधिकाधिक जो थी क्या है, भागीदारी की भी ये लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो यहाँ पे भी दोनों जगह आपको भिन्नता देखने
देखने को मिलेगी, ठीक है ना। और जो नेक्स्ट है आपका कि जिला परिषद जो है कार्यकारी निकाय के रूप में, तो बिल्कुल सही बात है, जो अपर चाहे 2 लेवल की हो, 2 टियर की या 3 टियर की, तो वहाँ पर अगर कार्यकारी निकाय की बात करेंगे अगर आप वहाँ पर, तो देखिए जब अपन बलवंत राय मेहता कमेटी देखेंगे तो वहाँ पे बोला जाएगा कि जो कार्यकारी निकाय के रूप में वहाँ पर पंचायत समिति होगी। कौन होगी? पंचायत समिति होगी। लेकिन जब आप यहाँ आएंगे, कहाँ? जो आपकी ये है क्या कार्यकारी निकाय की बात करेंगे जब अशोक मेहता कमेटी के संदर्भ में, तो वहाँ पर किसको? जिला स्तर को सर्वाधिक महत्व दिया गया है और उसी को कार्यकारी निकाय के रूप में माना गया है। जबकि बलवंत राय कमेटी की रिकमेंडेशन में देखेंगे तो खंड स्तर पर मतलब पंचायत समिति को कार्यकारी निकाय के रूप में माना गया है। और वहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी ने बोला है कि जिला परिषद की जो भूमिका होगी, रोल होगा, वो सलाहकारी, समन्वयकारी एवं पर्यवेक्षण से रिलेटेड होगी। तो ये तीनों जगह भिन्नता दिखाई दे रही है आपको, है ना। 1 2 3 लास्ट स्टेटमेंट जो है कि जो डेवलपमेंटल जो फंक्शंस हैं वो जिला परिषद को सौंपा जाना था, तो बिल्कुल ठीक बात है, अपर टियर में बैठे हुए हैं वो, तो ये दोनों में जो था उसमें भिन्नता दिखाई नहीं देती। दोनों जगह जिला परिषद को क्या महत्वपूर्ण जो है माना गया है। और बलवंत राय मेहता की जो कमेटी थी, जो उसमें एक इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन थी कि जिला परिषद का उन्होंने बोला था कि अध्यक्ष जो है वो जिलाधिकारी को ही बनाना चाहिए, है ना। कलेक्टर की बात कर रहे हैं ये, ठीक है। तो लास्ट वाले को हटा के 1 2 3 जो है आपका वो क्या है, वहां पर भिन्नता दिखाई देती है। तो आंसर जो हो जाएगा 214 का, वो क्या हो जाएगा आपका? 214 का आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि भाई जो राज्यपाल हैं वो राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ जो है सुरक्षित रख सकते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। आर्टिकल 200 सब क्लॉज 3 देखेंगे आप, आर्टिकल 201 देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि कुछ विशेष प्रावधानों के अंतर्गत जो राज्यपाल हैं वो राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ क्या कर सकते हैं? सुरक्षित रख सकते हैं। तो पहला ये कि इफ इट इज अल्ट्रा वायरस, मतलब लिखा हुआ है कि ये अधिकारातीत हो, ठीक है ना। ऐसा समझिएगा जो अधिकार से क्षेत्र से बाहर जाके वो विधि निर्माण की गई हो, तो की बात कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये कि अगर डीपीएसपी के विरुद्ध, तो बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा ये कि अगर उस बिल से किसी भी तरीके से हाई कोर्ट की पोजीशन को क्या है, इंडेंजर्ड, मतलब उसको क्या है, किसी तरीके से उस पर ऋणात्मक प्रभाव जा रहा है, उसकी जो स्थिति है उसको खतरा उत्पन्न हो रहा है, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी प्रावधान है। और जो लास्ट है आपका जो आर्टिकल 31A है, ठीक है, जिसमें संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से रिलेटेड था वो, तो उससे भी संदर्भित अगर कोई बिल आता है तो वो विचारार्थ रख सकते हैं। ये चारों के चारों बिल्कुल इंपॉर्टेंट जानकारी है, इसको आप रट भी जाइएगा, मेंस में भी आपको बहुत हेल्प करेगा। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो ऑल है। इन्हीं आधारों पर जो राज्यपाल है वो रख सकते हैं राष्ट्रपति के विचारार्थ जो भी राज्य विधानमंडल का बिल होगा। तो 215 का आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो भारत की आपकी संचित निधि है उस पर चार्ज जो है भारित व्यय कौन कौन से हैं, ठीक है। तो पहला लिखा है राज्य परिषद, देखिए इंग्लिश में देखिए आप काउंसिल ऑफ स्टेट्स है, ये राज्यसभा है। क्या है ये? राज्यसभा। उनके जो अध्यक्ष हैं उनके वेतन और भत्ते, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कैग के जो वेतन और भत्ते हैं वो भी बिल्कुल ठीक है। और तीसरा जो लिखा गया है जो मध्यस्थ अधिकरण है, ठीक है, जो आपके आर्बिट्रल जो आपके ट्रिब्यूनल्स होते हैं, तो भैया उनके किसी निर्णय के लिए अगर कोई धनराशि या वित्त की जरूरत है तो वो कहां से? वो भी भारत की संचित निधि पर ही भारित होगी, ठीक है ना। उसके अलावा आप देखेंगे तो लास्ट वन लिखा है उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते, तो डेप्यूटी स्पीकर की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है, उनका भी चार्ज है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आपका 266 नंबर के अनुच्छेद में है। तो चारों के चारों आपके स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा जो ऑल है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें पूछा जा रहा है कि रेल बजट में मांगों की संख्या कितनी होती है, मतलब इस बार के रेल बजट की बात कर रहे हैं, होती से मतलब नहीं, इस बार जो है आपकी मतलब पूछा जा रहा है, करंट का ही क्वेश्चन है एक तरीके से, कि रेलवे बजट में कितनी डिमांड थी, जो डिमांड करते हैं ना, है ना। तो वो जैसे मिनिस्ट्रीज वगैरह आप देखते हो, मंत्रालयों की अलग अलग अपना क्या होता है, मांग होती है, फिर उसको एक साथ मिला के संयुक्त रूप से पारित कराया जाता है। तो जो मांगों की संख्या थी रेल बजट में वो 32 थी। एक क्वेश्चन पहले भी आया था जिसमें 103 जो थी वो सिविल से रिलेटेड मांगे थी, है ना, सिविल जो सब्जेक्ट्स होते हैं, और जो 6 थी आपकी वो किससे रिलेटेड था, आपका 109 के करीब था, तो वो डिफेंस वगैरह से रिलेटेड था। यहाँ पर रेल बजट में मांगों की संख्या की बात कर रहे हैं, तो 32 है इसका आंसर, और डी में दिया गया है इसका, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम कि किसे मतदान के लिए लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने से पहले लोक लेखा समिति से क्या मतलब अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक है, मस्ट है, अप्रूव कराना, किस चीज के लिए? तो भैया जो एक्सेस ग्रांट होता है, कि जो ग्रांट दिया जा रहा है अगर वो एक्सेस ग्रांट दिया जा रहा है ना, ये बिल्कुल टर्मिनोलॉजी है, जो एक्सेस ग्रांट, यहाँ ग्रांट्स के टाइप्स दिए गए जैसे टोकन है आपका, एक्सेप्शनल है, एडिशनल है, तो जो आपका एक्सेस ग्रांट होता है उसको अगर प्रस्तुत करना है, ठीक है, लोकसभा में,
ठीक है, तो उसके पहले जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण कमेटी है, ठीक है ना, पब्लिक अकाउंट कमेटी, तो उससे उसका अनुमोदन प्राप्त करना जरूरी होता है, क्योंकि वित्तीय अनुशासन आप देखेंगे तो उस संदर्भ में जो आप पीएसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल देखेंगे, क्योंकि कैग की भी जो रिपोर्ट आती है उसकी जांच कौन करती है, यही तो करती है ना, ये संसदीय कमेटी है आपकी, है ना, 1921 के बाद ही आ गई थी ये। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो एक्सेस ग्रांट हो जाएगा, 218 का आपका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि बजट की तैयारी में भैया कौन सम्मिलित नहीं होता है। तो देखिए फिर रेपिटेशन है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है आपका, नीति आयोग है और कैग है, ये कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में मान लीजिए उसमें शामिल होते हैं, लेकिन फाइनेंस कमीशन जो है उनका किसी भी तरीके का रोल नहीं है, क्योंकि वो तो सेंटर और स्टेट के लिए क्या करते हैं, वो टैक्सेशन इस हिसाब से, इस मतलब जो तार्किक आधार से करना चाहते हैं जिससे वो राज्यों के भी हितों का संरक्षण कर सके, है ना, वित्त आयोग जो है उसके बनाने का आशय ये है। तो बजट से उसका कोई लेना देना नहीं है, तो नहीं ही पूछा था, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा 219 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें यह पूछा जा रहा है कि जो एआरसी है, ठीक है, जो फर्स्ट आपकी एआरसी थी, उनके अनुसार लोकपाल की नियुक्ति जो होगी, लोकपाल मतलब ये क्या, नेशनल लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किन की सलाह से की जाएगी, वही जो कमेटी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है ना। एआरसी ये वीरप्पा मोइली जी वाली है, ठीक है ना, जो शासन में नैतिकता वाली, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या है कि जब आप देखेंगे तो उसमें जो लोकपाल की चर्चा की गई है, ठीक है, तो उसके अंतर्गत क्या क्या किसकी सलाह ली जाएगी, तो भारत के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा में विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ये चारों के चारों उसमें सम्मिलित हैं, ठीक है, ये चारों के चारों उसमें सम्मिलित हैं। अब ये राज्यसभा के जो सभापति लिखे वो तो आपको सभा मतलब पदेन सभापति होते हैं, आपको पता है कि वो वाइस प्रेसिडेंट है, इसके देखिए वाइस प्रेसिडेंट है, उसके पीएम है आपके, ठीक है, उसके अलावा विपक्ष के नेता, ठीक है, ये लोकसभा में विपक्ष के नेता, विपक्ष के नेता का मतलब ये वही है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता, वहां पर विपक्ष के नेता शब्द का यूज हुआ है, तो विपक्ष के नेता भी हैं उसमें, और आपके लोकसभा के आपके स्पीकर भी आ जाएंगे उसमें, और फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति, मतलब इनको मिला के एक समिति बनेगी जो सर्वोच्च न्यायालय के उन आसीन न्यायाधीशों के पैनल में से किया जाएगा जिनकी जो सेवा है वो 3 वर्ष से अधिक की हो गई है। तो ये सारे के सारे जो हैं सीजेआई हैं, जो अपोजिशन के लीडर हैं आपके, और लोकसभा स्पीकर हैं, राज्यसभा के सभापति हैं, प्लस आपके प्रधानमंत्री, इनको मिला के वो जो है कमेटी बना के उन्होंने अनुशंसा दी थी कि उसके द्वारा फिर चयन, मतलब ये चयन समिति के रूप में इसको क्या किया जाए, सेटअप किया जाए इसका, ठीक है। तो चारों के चारों जो है इसमें मतलब इसका आंसर होगा जो आपका वो 1 2 3 4 हो जाएगा, 220th नंबर के जो आपके क्वेश्चन का आंसर है वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन से ऐसे बिल हैं जो संसद में रखे जाते हैं तो राष्ट्रपति की उसमें पूर्व सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है, ठीक है। अब याद रखिएगा कि जो हमारे यहाँ फेडरलिज्म के जो संघ राज्य जो संबंध है उसमें अगर किसी भी तरीके का ऐसा बिल होगा जहां पर राज्यों का हित जो है वहां पर जुड़ा होगा, संबद्ध होगा, तो वहां पर राष्ट्रपति के मतलब पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है, और साथ ही जो मनी बिल और इस टाइप के जो बिल देखते हैं उसमें भी, ठीक है ना। तो पहला लिखा गया है कि अगर रीऑर्गेनाइज किया जाए स्टेट्स को, तो आपने देखा कि अगर स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है तो उनके जो हित हैं यहां पर संबद्ध हैं, तो राष्ट्रपति की पूर्व सहमति इसमें आवश्यक होगी। दूसरा ये कि अगर कोई टैक्सेशन से रिलेटेड बिल है जो किसी राज्य से संदर्भित हो, है ना, अगर वो उससे इंटरेस्टेड हो, वो उसका इच्छुक हो, तो फिर उससे रिलेटेड भी अगर कोई बिल होगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की जरूरत पड़ती है, तो दूसरा भी आपका ठीक है। तीसरा देखेंगे हम कि इसमें लिखा गया है कि अगर व्यापार की जो स्वतंत्रता है उस पर प्रतिबंध लगाने का कोई मतलब कोई भी अगर उसमें प्रतिबंध लगाने संबंधी विधेयक लाया जाता है राज्य के विधानमंडल में, तो उसमें भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पर भी राज्यों का हित क्या है, संपृक्त है, ठीक है ना। और जो लास्ट है आपका स्टेटमेंट कि ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर कोई भी एक्सपेंडिचर निकालना है तो भैया ये जो है आपका लास्ट वाला जो लिखा गया है ये आपका भारत की संचित निधि से जो निकालने वाले क्या होते हैं, संबंधित जो उससे विधेयक होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, ये मनी बिल जैसा मैं आपको बता रहा था वैसा ही यहाँ पर भी प्रोविजन है, ठीक है ना। तो 1 2 3 4 यहाँ पर जो चारों लिखे गए हैं, चारों के चारों टाइप के बिल लाने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। आंसर आपका 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और इसमें लिखा गया है कि जो इंटर स्टेट आपकी काउंसिल है उसमें कौन कौन से लोग इसमें शामिल होते हैं, तो पीएम होते हैं उसमें, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, और विधानमंडल जो है आपका, जहां पर विधानमंडल
है, जैसे दिल्ली और पांडिचेरी की बात करें यूटीज की, तो वहां के मुख्यमंत्री होते हैं। उसके बाद लिखे हैं कि 8 जो हैं आपके केंद्रीय कैबिनेट मंत्री होते हैं। देखिए यही गलत लिखा है आपका। अब देखिए हम इसका कंपोजिशन एक बार देख लेते हैं कि इंटर स्टेट जो काउंसिल है, आपको पता है आर्टिकल 263 में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, इसकी रिकमेंडेशन जो थी सरकारी आयोग में दिया था। ठीक है, इनके जो सदस्य होते हैं वो इनके जो अध्यक्ष है आपके पीएम हो गए, सभी राज्यों के इसमें सीएम आ जाएंगे। जहां पर विधानसभा है दिल्ली और पांडिचेरी, वहां के जैसे है मुख्यमंत्री आ जाएंगे। और जिन केंद्र शासित प्रदेशों में यूटीज में जहां पर विधानसभा नहीं है वहां के प्रशासक आएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप देखेंगे कि राष्ट्रपति शासन वाले जो राज्यों के राज्यपाल हैं वो आएंगे। और पीएम जो नॉमिनेट करेंगे 6 कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें होम मिनिस्टर होंगे। ठीक है ना, तो वो आएंगे। यहां पर 8 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री लिखा गया है, इसलिए वो जो है वो गलत है। ठीक है ना, तो ये आपका जो 8 लिखा गया है केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, ये गलत है। और जो लास्ट लिखा गया है कि विधानमंडल युक्त संघ राज्यों के प्रशासक, ये गलत हो गया। यहां पे मुक्त होता तो सही हो जाता। तो यहां पर जो है 4th और 5th गलत है, बाकी 1 2 3 आपका सही है। बाकी पूरा कंपोजिशन मैंने आपको बता दिया। इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सी कैबिनेट कमेटी है जिसको चेयर नहीं करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ठीक है ना, तो पहला लिखा है पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, इसको करते हैं। दूसरा लिखा है अपॉइंटमेंट कमेटी, इसको भी करते हैं। तीसरा लिखा है कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री जो अफेयर्स है, जो आपके संसदीय जो मामलों से रिलेटेड आपकी संसदीय समिति है उससे रिलेटेड है यह। ठीक है ना, कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री जो आपके अफेयर्स है, तो भैया इसको नहीं करते हैं। इसको कौन करते हैं? होम मिनिस्टर करते हैं। केवल 2 ही समितियों को, एक और है जो आपकी एकोमोडेशन से रिलेटेड होती है, इनको ये चेयर करते हैं कौन? प्रधानमंत्री नहीं करते हैं, इनको होम मिनिस्टर करते हैं इनको चेयर। और बाकी जो लास्ट वाली है उसको भी, तो जो मैक्सिमम है आपकी वो आपके प्रधानमंत्री करते हैं। 2 को छोड़ के 2 का नाम आप याद रखिएगा। एक यहां पे दिया गया है, एक एकोमोडेशन पे जो आपकी पार्लियामेंट्री कमेटी है, और दूसरी जो है आपकी संसदीय मामलों से रिलेटेड है, इसको होम मिनिस्टर आपके चेयर करते हैं। तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नहीं पूछा था ना, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि अपनी स्थापना के समय से ही, देखिए रेपिटेशन भी है, कि जो एनडीसी है और इसकी जो स्थायी समिति है, ठीक है ना, उसने नीति आयोग देखिए बार बार नीति आयोग जहां पर है वो प्लानिंग कमीशन समझिएगा, जो प्लानिंग कमीशन का दर्जा कम करके इसे महज अनुसंधान की शाखा बना दिया। केवल क्या? आरएनडी का एक क्या बना दिया कि एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट का विंग बना दिया। ये कथन किसका है ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो बिल्कुल जो एम ब्रेचर थे उन्होंने ऐसा बोला था, जो एम ब्रेचर है, इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। बिल्कुल कंटेक्चुअल है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वन देखेंगे कि किन विषयों पर वित्त आयोग को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। तो पहला ये कि अगर टैक्स जो है ना, टैक्स से जो नेट इनकम हो रही है उसको केंद्र और राज्य के मध्य किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ठीक है, और फिर ऐसे आय को राज्यों के मध्य उनके भाग के रूप में बांटना, तो यही तो उनका मेन फीचर है। दूसरा ये कि उस सिद्धांत जिससे कि भारत की कंसोलिडेटेड फंड से राज्यों के राजस्व के रूप में दिए जाने वाले जो सहायता अनुदान होते हैं उसको भी वो शासित करते हैं, वहां पर भी वो अनुशंसा दे सकते हैं। अनुदान आप देखते हैं आर्टिकल 275 है और आर्टिकल 282 देखते हैं। ठीक है, तो उसी की बात कर रहे हैं वो, तो वो बिल्कुल ठीक बात है। इस तरीके के भी जो सिद्धांत है वो राष्ट्रपति अनुशंसा दे सकते हैं इसमें। तीसरा ये कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो राज्य की नगर पालिका वगैरह है उनके संसाधनों की पूर्ति हेतु राज्य की जो कंसोलिडेटेड फंड है उसमें वृद्धि करने के लिए आवश्यक उपाय भी कर सकते हैं। ठीक है ना, जहां से भी आप फिजिकल जो आपका फिजल कंसोलिडेशन हो रहा है, जहां पर भी आपका क्या हो रहा है, राजकोषीय जो है आपकी सुदृढ़ता का जो आयाम आएगा वहां पर वो अनुशंसा दे पाएंगे, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट जो है आपका कि सुकर वित्त के हितों को ध्यान में रखते हुए कोई भी जो उससे रिलेटेड अन्य मामला होगा उसमें भी वो दे पाएंगे, कोई भी जो मैटर होगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल ठीक है, चारों के चारों स्टेटमेंट आपके ठीक है। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑल हो जाएगा, ऑल आपका बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा है कि संविधान में जो आपके मूल कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज, वो किसकी सिफारिश पे किया गया था। तो आपको पता है कि 42nd अमेंडमेंट है आपका, और किसके किसके रिकमेंडेशन में आया था कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी आपकी। ठीक है, आपको पता है ये किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 51A में है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट देखेंगे हम क्वेश्चन, इसमें लिखा गया है, इसका आंसर आपका डी हो गया ऊपर वाले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि जो आर्टिकल 75 है जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मेन फीचर है, जिसके बारे में अपन ने बहुत चर्चा की है, उसके बारे में क्वेश्चन है। और पहला स्टेटमेंट है कि मंत्रियों की जो नियुक्ति है प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि जो मंत्री परिषद है सामूहिक रूप से संसद के प्रति जिम्मेदार, देखिए कैश था ये आपका लोकसभा के प्रति, क्योंकि वहीं पे विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। ठीक है, सामूहिक रूप से संसद के प्रति, देखिए
देखिए यहाँ से ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर जो हिंदी में संसद लिखा गया है लेकिन इंग्लिश में लिखा गया है क्या, हाउस ऑफ पीपल। तो ये टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये लोकसभा ही है, ठीक है, ये मिस्टेक है। आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। देखिए इंग्लिश में लिखा भी गया है हाउस ऑफ पीपल मतलब लोकसभा के प्रति, तो आर्टिकल 75 में आप देखेंगे तो वहां पर यही लिखा गया है कि लोकसभा के प्रति, ठीक है। तो उस हिसाब से फिर दूसरा स्टेटमेंट ठीक है, इंग्लिश में लिखा गया है यहाँ पर लोकसभा हाउस ऑफ पीपल, दूसरा भी ठीक है। तीसरा ये कि मंत्रियों के द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह दी जाती है उसकी जांच पड़ताल किसी न्यायालय में नहीं होगी, बिल्कुल ठीक बात है कि वो क्या सलाह देते हैं ये भी लिखा है। और लास्ट वन ये है कि मंत्रियों के वेतन और भत्तों का जो निर्धारण है वो संसद द्वारा क्या किया जाएगा। तो देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये पूछ रहा है कि आर्टिकल 75 में जो है वो किस किस का उपबंध यहां पर किया गया है। तो जो आप तीसरे नंबर का देख रहे हैं ना यहां पर कि उपबंध जो है आपका कि जो इनकी न्यायालय में किसी तरीके की जांच नहीं की जाएगी, तो ये जो प्रावधान है आपका वो 73 74 देखेंगे वहां दिखेगा, लेकिन 75 में आपको नहीं दिखेगा। ये 74 में जब आप मंत्रिपरिषद देखते हैं तो वहां पर दिखाई देता है, ठीक है ना, कि वहां पर सलाह की बात आती है, जो 44th अमेंडमेंट से फिर बाध्यकारी भी बना दिया गया सलाह देने के लिए, है ना। फिर पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकते हैं एक बार, लेकिन उनके ऊपर बाध्यकारी रहता है मंत्रिपरिषद की जो भी सलाह होती है। तो जो आपका थर्ड वाला है वो 75 से रिलेटेड नहीं है। बाकी 1 2 और जो 4 है आपका स्टेटमेंट वो आर्टिकल 75 से ही क्या है, रिलेटेड है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 227 का, बी हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट वन जो है आपका कि एनडीसी का गठन किन से मिलकर होता है, ठीक है। तो पहला लिखा है कि इसमें सभी राज्यों के सीएम्स होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये लिखा है कि सभी केंद्रीय मिनिस्टर होते हैं, ठीक है। तीसरा लिखा है पीएम, ये भी ठीक है। संघ राज्यों के प्रशासक होते हैं और चुनिंदा केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। देखिए दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए ना, 2 और 5, तो 5 को आप एलिमिनेट कर दीजिए, ठीक है ना। उसके बाद लिखा गया है कि नीति आयोग के सदस्य, तो 1 2 3 4 6 होगा इसका आंसर, और जो कि बी में दिया गया है आपका, ठीक है। तो इसका आंसर आपका बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपका एस्टीमेट कमेटी है, जो सबसे बड़ी संसदीय समिति है, उसको सतत मितव्ययिता समिति कहा गया है, मतलब कंटिन्यूअस इकोनॉमिक कमिटी कहा गया है। मितव्ययिता कहा गया है कि जो पैसे बचाने वाली ना आकलन करके वो यही करती है। और इसका जो रीजनिंग दिया गया है, कथन का रीजन कि ये प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का क्या है, साधन है। बिल्कुल ठीक बात है ये, है ना। तो इसमें क्या होगा आपका कि दोनों जो है आपके वो इंडिविजुअली तो करेक्ट है, लेकिन व्याख्या जो है उचित रूप से नहीं यहां पर संदर्भित नहीं हो रही ना, लिंक नहीं है, इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा कि बोथ जो है वो सही है, लेकिन जो व्याख्या है वो उचित नहीं है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें बोला जा रहा है कि कथन में कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उन पर जो संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग लगाया जा सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, आधार केवल यही है कि संविधान का उल्लंघन। दूसरा ये कि संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की विधि का उल्लेख है, बिल्कुल सही बात है। वहां पर महाभियोग है ना कि स्पेशल तरीके से किस तरीके से लाया जाएगा, कितने लोगों की जरूरत पड़ती है, उसी की बात कर रहे हैं। तो बिल्कुल ठीक है, इसका मतलब कारण भी ठीक है, कथन भी सही है और व्याख्या भी बिल्कुल उचित रूप से किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा, क्योंकि दोनों के दोनों लिंक नहीं है। आप देखिए यहां पर कंफ्यूज करने के लिए लगाया गया है कि देखिए पहली चीज है कि महाभियोग लगाया जा सकता है, फिर लगाने की विधि का क्या है यहां पर उल्लेख है, तो दोनों लिंक्ड नहीं है। यहां पर व्याख्या जो है वो सही नहीं है, बाकी दोनों जो है इंडिविजुअली करेक्ट है, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ईजी है ये, ठीक है, आराम से देख जाइएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा हुआ है कि जो 73rd आपका अमेंडमेंट है उसमें सबसे नीचे के लिए जो प्रजातांत्रिक संस्थाएं हैं, जो लोकतांत्रिक संस्थान है, उनके विकास की दिशा के लिए वो महत्वपूर्ण घटना है। बिल्कुल ठीक बात है। और इस अधिनियम से पंचायती राज जो आपके संस्थान है उनको संविधान में समुचित स्थान मिला है, बिल्कुल सही बात है, संवैधानिक दर्जा ही उसी से मिला हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देखिए बिल्कुल लिंक हो रहा है आपका, ठीक है, और यहां पर लिंक होने के बाद व्याख्या भी आपको उचित रूप से दिखाई दे रही है। तो यहां पर दोनों सही भी है और व्याख्या भी बिल्कुल सही है, ठीक। क्वेश्चन हमारा राज्यपाल से रिलेटेड है और उनके बारे में कथन दिए गए हैं और बताना है कि कौन सा जो कथन है वो गलत है। यहां पर गलत कथन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो पहला ये कि ये अपना त्यागपत्र जो है राज्य के मुख्य न्यायाधीश को प्रस्तुत करते हैं, बिल्कुल गलत है भैया ये, क्योंकि ये राष्ट्रपति को करेंगे। आर्टिकल जब 50 क्या देखेंगे आप 150 जब आप 6 देखते हैं इनका, तो वहां पर 156 नंबर के जो आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि राज्यपाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे और अपना रेजिग्नेशन जो है पद त्याग भी राष्ट्रपति को संबोधित रेजिग्नेशन से देंगे, ठीक है ना। तो पहला वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया। दूसरा जो है कि 35 वर्ष की आयु पूर्ण किए होना चाहिए, ये इनकी एक एलिजिबिलिटी है। दूसरी भारत का नागरिक होना वो भी लिखा गया है, तो दूसरा तो सही हो गया। तीसरा ये कि जो इनके मतलब सैलरी है, जो अलाउंसेज होते हैं, जो इनको प्रिविलेजेस विशेषाधिकार मिलते हैं वो राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, तो नहीं भैया वो संसद करते हैं, ठीक है। और आर्टिकल 361 में जो उन्मुक्तियां वगैरह दी गई हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल जी को
को वो आपने देखा होगा। तो तीसरा गलत है और पहला गलत है। लास्ट वन ये है कि उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक मामला नहीं चलाया जा सकता जब वो अपने पद में हो। तो ये आपका सही है। तो गलत कौन कौन सा है? गलत आपका पहला है और गलत आपका तीसरा है। तो देखिए यहाँ पे गलत ही पूछा गया है, इसलिए इसका आंसर आपका ए 1 एंड 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्यपाल के द्वारा राज्य विधान परिषद के लिए कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो भैया वो आपका 1/6 है। क्या है? 1/6 है। जब आप विधान परिषद की संरचना देखेंगे तो जो नॉमिनेटेड जो पर्सन्स होते हैं वहाँ पर, नॉमिनेटेड जो उनके मेंबर्स होते हैं, उनका जो प्रपोर्शन है वो 1/6 है। ठीक है। तो और बाकी क्या क्या प्रपोर्शन होता है आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे कि कहाँ कहाँ से कितने कितने बाकी जो सदस्य हैं वो लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो 1/6 है, 5/6 जो बच गए हैं वो कहाँ से लिए जा रहे हैं। ठीक है, इससे रिवीजन अच्छा होता है। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो कथन है और कारण है उसके बारे में ये क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि राज्य स्तर का कोई भी जो मंत्री है अपने पद पे तभी तक बना रहता है जब तक उसको कॉन्फिडेंस जो है किसका, विश्वास प्राप्त रहता है, किसका? मुख्यमंत्री का। तो ये बात ठीक है ना, वही सर्वे सर्वा है वहाँ पर। दूसरा ये कि किसी मंत्री के साथ अगर मतभेद होता है तो वो मुख्यमंत्री जो है उस मंत्री से रेजिग्नेशन मांग सकते हैं अथवा राज्यपाल को बोल सकते हैं कि इनको आप इनके पद से क्या करें, हटा दें, उसकी सलाह दे सकते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है। इसमें आप देख रहे हैं कि व्याख्या भी जो है आपकी बिल्कुल ठीक है, और उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही है। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो अशोक मेहता कमेटी थी तो उन्होंने जो रिकमेंडेशंस दी थी पीआरआई से रिलेटेड, पंचायती राज जो आपकी संस्थान है उनसे रिलेटेड, तो उसके बारे में यहाँ पर कौन सी हैं जो उसमें सम्मिलित है? तो पहला ये कि जो मंडल पंचायत का गठन किया जाए। ठीक है, वो न्याय पंचायत वगैरह की बात कर रहे थे, मंडल पंचायत की नहीं। तो ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है ना, कि 10,000 से 15,000 की आबादी के लिए मंडल पंचायत, तो पहला जो है वो गलत है। दूसरा ये कि राज्य के विधान, मतलब राज्य के विधान लिखा हुआ है यहाँ पे कि स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, कमजोर वर्ग की जरूरतों की देखभाल के लिए पंचायती राज से जुड़ी एक समिति होनी चाहिए। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है जो दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा ये लिखा हुआ है कि पंचायती राज संस्थाओं को भंग किए जाने की स्थिति में उनके चुनाव जो है 1 वर्ष के भीतर कराए जाने चाहिए। नहीं, ये 1 वर्ष की बात ये नहीं कर रहे थे। ये जो बात कर रहे थे वो भी आपकी 6 महीने की ही बात इन्होंने भी की थी। कितनी? 6 महीने की बात की थी, है ना, पंचायतों का अगर विघटन होता है तो। तीसरा भी नहीं है। और लास्ट वन जो है कि न्याय पंचायत की अध्यक्षता ग्राम विकास अधिकारी के द्वारा किया जाना चाहिए। ठीक है ना, तो जो न्याय पंचायत की ये बात कर रहे थे, उनका जो अध्यक्ष की ये बात कर रहे थे, तो बोल रहे थे कि भैया उनका जो अध्यक्षता है वो किसी न्यायाधीश के द्वारा किया जाना चाहिए। तो 1 2 3 जो है आपका वो तीनों का तीनों क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, सारे के सारे स्टेटमेंट जो है वो गलत है। यहाँ पर जो 10 से 15,000 दिया गया था ना, यहाँ पर संख्या गलत दी गई है, क्योंकि 15 से 20,000 की आबादी वाले एक मंडल पंचायत के गठन की इन्होंने बात की थी। इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट दिया था रिकमेंडेशन कि पंचायती राज वित्त निगम की भी स्थापना होनी चाहिए। और यहाँ पर इन्होंने जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो SC ST, उनके लिए पंचायतों में उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से सीटों के आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कोई समिति वगैरह की नहीं की थी। तो यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होगा, नन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 74th जो अमेंडमेंट आपके संविधान में देखा गया है, जो किया गया था, उसके उपबंध के संदर्भ में ये क्वेश्चन है और बताना है कि कौन सा सही है। तो पहला ये लिखा है कि 2 लाख तक की जो आबादी वाले वार्ड होते हैं उसके लिए वार्ड समितियां हों। ये गलत है। 3 लाख और 3 लाख का वहां पर डेटा है, यहाँ पर 2 लाख लिखा गया है। इसलिए क्या है, ये जो पहला स्टेटमेंट है वो गलत है, इसको आप एलिमिनेट कर दीजिए। दूसरा ये कि जो राज्यपाल है नगर पालिकाओं को करों की उगाही, संग्रहण और विनियोग के लिए प्राधिकृत कर सकता है। क्या कर सकता है? प्राधिकृत कर सकता है। तो ये भी गलत है भैया। राज्य विधानसभा करेगी कि फिर राज्यपाल करेंगे, है ना, तो यहाँ से ये गलत हो गया। तीसरा ये कि छोटे शहरी क्षेत्र के लिए नगर परिषद हो, ये स्टेटमेंट जो है आपका बिल्कुल ठीक है। लास्ट वन जो है कि 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटीज को 20 विषय के मदों का उल्लेख किया गया है। 20 जो है उनको विषय दिए गए हैं, तो बिल्कुल गलत है। वो आपका 18 है। ठीक है, यहीं से एलिमिनेट हो जाता है वो। तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि यूपीएससी के जो सदस्य होते हैं उनकी संख्या का जो निर्धारण है राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। और दूसरा ये कि राष्ट्रपति जो है वही उनकी नियुक्ति भी करते हैं यूपीएससी के सदस्यों की। तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये व्याख्या उचित रूप से नहीं कर रहा है। ठीक है ना, तो इसका जो कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या इसकी सही नहीं है। तो इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है कि जो अखिल भारतीय सेवा है, ठीक है, वो उसके जो सदस्य हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और संघ सरकार में कार्य करते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। और उसका कारण क्या है कि इनका जो चयन है और उनकी जो भर्ती है वो यूपीएससी के द्वारा संचालित ऑल इंडिया सर्विसेज के माध्यम से किया जाता है, तभी तो। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, इसमें जी आप देखेंगे कि दोनों के दोनों जो है वो कथन और कारण तो ठीक है आपके,
ठीक है, कथन और कारण आपके बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या उचित रूप से नहीं हो रही है। ठीक है ना, बिल्कुल लिंक नहीं है जहां पर, वहां व्याख्या नहीं हो रही। बिल्कुल आसानी से देखिए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसका आंसर आपका बी होगा। मतलब व्यक्तिगत स्तर पर दोनों जो है कथन और कारण सही है, लेकिन व्याख्या सही रूप से नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें लिखा गया है जो एसएससी है आपका, उसके संदर्भ में यहाँ पर कथन है, बताना है कि कौन सा सही है। पहला ये कि इसकी स्थापना का वर्ष 1976 है, नहीं 1975 है। और एस्टिमेट कमेटी जो थी आपकी, उसकी मतलब रिपोर्ट थी, उसने यहाँ पर मतलब अनुशंसा की थी कि इसकी स्थापना किया जाना चाहिए। फिर इसकी स्थापना होती है 75, और फिर इसका जो है फिर से नाम चेंज किया जाता है 77 में। तो स्थापना वर्ष इसका 1976 नहीं है। इसी को आप पहला काट दीजिए, इसमें से जो पहला जहां पर है एलिमिनेट कर दिए। दूसरा ये कि ये जो आपका डिपार्टमेंट जो है आपका कार्मिक मंत्रालय वाला और प्रशिक्षण वाला, उसके अधीन ये अधीनस्थ कार्यालय नहीं, बिल्कुल अधीनस्थ नहीं है, उसके साथ जो है अटैच्ड है ये, लेकिन उसका अधीनस्थ नहीं है, सबऑर्डिनेट नहीं है। इसलिए ये दूसरा स्टेटमेंट जो है आपका वो भी गलत है आपका। ठीक है, और दूसरा ही एलिमिनेट करने से आपको आंसर मिल जाता। नेक्स्ट वन जो लिखा गया है कि इसका जो गठन है वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया गया था, बिल्कुल ठीक बात है, एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से किया गया था। और लास्ट जो आपका स्टेटमेंट है कि ये जो आयोग है सेंट्रल गवर्नमेंट से जो भी रिलेटेड और जो अधीनस्थ कार्यालय और जो सचिवालय में क्लास 3 के जो गैर तकनीकी पद हैं उस पर कार्मिकों की भर्ती करता है ना, कार्मिकों की भर्ती करता है। बिल्कुल ठीक बात है, एग्जाम वगैरह आप देखते होंगे। तो थर्ड एंड फोर्थ इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, 239 का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पूछा जा रहा है, स्टेटमेंट दिया गया है और बताना है कि कौन सा सही है। पहला यह कि आर्टिकल 266 में विधि प्राधिकार के सिवाय किसी कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 265 है। देखिए 266 में तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है ना, मैंने कई बार बता दिया आपको, तो पहला तो आपका गलत है। दूसरा ये जो आर्टिकल 117 है उसमें कार्यपालक सरकार के आदेश के बिना कोई कर नहीं लगाया जा सकता। पहले को आप एलिमिनेट कर दीजिए। ठीक है, तो जो दूसरा है आपका आर्टिकल दिया गया है बिल्कुल ठीक है ना, आर्टिकल 117। जो तीसरा दिया गया है कि आर्टिकल 113 जो है कि कार्यपालक सरकार के आदेश के बिना कोई भी व्यय जो है आपका स्वीकृत नहीं किया जाएगा। क्या नहीं किया जाएगा? स्वीकृत नहीं किया जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है ना। ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से रिलेटेड है, जो एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, है ना, कि कोई भी टैक्स जो है इंपोज नहीं किया जा सकता जब तक उनसे पूछा ना जाए। तो ये दोनों आर्टिकल आपके बिल्कुल ठीक है। लास्ट जो लिखा गया है आर्टिकल 265, विधायिका के प्राधिकार के बिना कोई व्यय नहीं किया जाएगा। देखिए ये कंसोलिडेटेड फंड की बात है, और ये 265 में जो ऊपर लिखा गया है विधि प्राधिकार के सिवाय कोई कर की उगाही या संग्रहण नहीं किया जाएगा, तो ये उल्टा लिखा गया है। 1 और 4 जो है आपका वो गलत है। सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है, और आंसर आपका 240 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि भारत की जो आकस्मिकता निधि है उसके संदर्भ में यहाँ पर कौन से कथन सही है? कंटिजेंसी फंड। तो भैया इसका जो गठन है 267 आर्टिकल में है, बिल्कुल ठीक बात है। इसका गठन जो है 1951 में हुआ। क्यों भैया? जब संविधान में, तो संविधान जब लागू हुआ 1950 में तभी हो गया होगा। तो दूसरा जो है आप एलिमिनेट कर दीजिए। तीसरा जो है कि इसका रख रखाव जो है राष्ट्रपति की ओर से किया जाता है वित्त सचिव के द्वारा। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्टेटमेंट जो है आपका। और जो देखिए इसमें जो है ये तीसरा स्टेटमेंट भी सही हो गया। लास्ट जो है कि इस निधि की राशि का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। नहीं भैया, राष्ट्रपति क्यों करेंगे? वो तो संसद का काम है ना। तो फोर्थ जो स्टेटमेंट है वो गलत है, और वही एलिमिनेट कर देते तो वैसा भी आंसर मिल जाता आपको। फर्स्ट एंड थर्ड इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें जो है कथन दिया गया है कि कोई जो वित्त वर्ष होता है उसके लिए जो नियत धनराशि है, अगर उसको उसी फाइनेंशियल ईयर में मतलब व्यय नहीं किया गया, तो जो शेष राशि बचती है वो मतलब अगर उसको लौटाए जाने के सिद्धांत के कारण लिखा गया है कि उसको क्या बोला जाता है? वित्त वर्ष की समाप्ति के समय में व्यय में तेजी आती है। देखिए होता क्या है कि वो लैप्स हो जाता है पैसा, वो बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए किसी भी अगर मिनिस्ट्री को कोई पैसा मिला हुआ है, एलोकेट हुआ है, और अगर वो खर्च नहीं होता उस फाइनेंशियल ईयर तक, तो उसको लैप्स माना जाता है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। इसलिए उस समय पे क्या होता है कि जब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला होता है तब एक्सपेंडिचर वहां पर बढ़ा हुआ दिखाई देता है। फिर दूसरा लिखा है कि वित्त वर्ष की समाप्ति तक व्यय हेतु शेष बची अप्रयुक्त राशि समाप्त हो जाती है, लैप्स हो जाती है। यही वो कारण है। इसमें तो देखिए व्याख्या भी बिल्कुल सही है और कथन और कारण भी आपका बिल्कुल सही है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और यहां पर लिखा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि फिर से आपका क्या है कि यहां कमेटीज दी गई है, बताना है कि कौन सी जो कमेटी है वो किस ईयर में बनी थी। तो देखिए लोक लेखा कमेटी जो है सबसे पुरानी आपको पता है वो 1921 में। ठीक है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में आया। उसके बाद फिर ये 1921 से क्या आ गया? पीएसी आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो देखिए कहां पर है, डी की बात करें तो अपन 3 है, तो 2 तो आपके ऑप्शन खत्म हो गए। ठीक है, दूसरा जो है आपका कि सरकारी आश्वासन जो आपकी कौन सी कमेटी है, एश्योरेंस से रिलेटेड जो कमेटी है वो कब
लाई गई, मतलब किस ईयर में लाई गई है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो ये आपकी लाई गई थी 1953 में। तो कहाँ है टू, तो आपका ए का टू और जो आपका मतलब डी का हो गया आपका थ्री हो गया। तो देखिए टू और थ्री से ही आंसर मिल गया। फिर भी देख लेते हैं कि जो पीएसयूज, जो पब्लिक अंडरटेकिंग की जो आपकी कमेटी है, वो किस ईयर में फॉर्म की गई थी, सेटअप किया गया था। तो ये आपका कब किया गया था, ये आपका किया गया था 1964 में, ठीक है। तो 5 हो जाएगा आपका बी का। और जो लास्ट आपका जो है आपका अधीनस्थ विधान संबंधी जो है आपका सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन के लिए जो कमेटी है वो कब थी, तो ये आपकी की गई है 1953 में 4। तो आपका क्या हो गया इसका आंसर 2543, 2543 आपका डी में दिया गया है और इसका आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि जो सीवीसी है आपका केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसके बारे में कथन है, बताना है कि क्या सही है। पहला ये कि जो इसकी स्थापना है वो संथानम कमेटी की सिफारिश पे की गई थी, बिल्कुल ठीक बात है, रेपिटेशन है ये। दूसरा ये कि इसके अधिकार क्षेत्र में सीबीआई के कार्यकरण पर अधीक्षण सम्मिलित नहीं है। नहीं भैया, जो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम है आपका उसके थ्रू ये इनके भी मतलब कार्यों के अंतर्गत क्या अधीक्षण उन पे सम्मिलित है। तो ये जो दूसरा लिखा गया है इसी को आप एलिमिनेट कर दीजिए पहले तो, ठीक है। तीसरा जो लिखा गया है कि इसकी स्थापना भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के द्वारा, प्रस्ताव द्वारा हुई है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका आदेश के द्वारा हुआ ही था, फिर इसको फिर बैकअप दिए किसके द्वारा, फिर इनको एक्ट ला के भी 2000 के बाद देखेंगे आप, जो केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात कर रहे हैं। तो 2003 में आके जो सीवीसी को क्या दिया गया, इसकी जो स्थापना है उस समय तो कार्यकारी आदेश के द्वारा किया गया, लेकिन फिर इनको सांविधिक मतलब स्टैचुरी जो है इनको क्या दिया गया, स्टेटस दिया गया 2003 से एक्ट से, ठीक है। तो ये जो स्टेटमेंट है आपका तीसरा वो भी ठीक है। और इसमें जो लास्ट में लिखा गया है कि एक अध्यक्ष और 3 सदस्य होते हैं, तो ये गलत लिखा गया है, 1+2 है, ठीक है ना। तो चौथा जो स्टेटमेंट है वो गलत है और सेकंड गलत है, 1 और 3 आपका सही है। इसका आंसर जो हो जाएगा आपका वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो नेशनल इमरजेंसी है उसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं, या आर्टिकल 352 की बात कर रहे हैं। पहला ये कि राष्ट्रपति जो है राज्य की जो भी एग्जीक्यूटिव्स हैं उसको उनको क्या कर सकते हैं, दिशा निर्देश दे सकते हैं, डायरेक्टिव्स दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक बात है, स्टेट के एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा ये कि लोकसभा के सामान्य जो कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं, कौन, राष्ट्रपति नहीं भैया, ये कार्यकाल बढ़ाने का काम संसद करती है। तो दूसरे को तो आप एलिमिनेट कर दीजिए सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि तीसरा जो है कि राष्ट्रपति नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार, देखिए ये पंक्चुएशन था, सभी मौलिक अधिकार निलंबित नहीं होते हैं, ठीक है ना, ये याद रखिएगा। राइट टू लाइफ हो गया आपका, 20 हो गया, इनको नहीं करते हैं। 19 वगैरह जो है उसकी बात अलग है, ठीक है ना। तो थर्ड जो है आपका वो भी गलत हो गया आपका, और दूसरा जो है आपका वो भी गलत हो गया। तो बचा क्या, 1 और 4 बचा आपका। लास्ट देख लेते हैं कि राष्ट्रपति जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संसाधनों के वितरण प्रतिरूप को संशोधित कर सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को वो क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फोर्थ जो है आपका स्टेटमेंट वो सही है और इसका जो आंसर हो जाएगा आपका वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा जोड़ा सही है। पहला ये 1919 का जो एक्ट था वो डायरकी लाता है सेंटर में, नहीं भैया ये 1935 से आएगा, यहाँ तो प्रांतों में था, गलत है। दूसरा लिखा है 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट था आपका जो है उसमें पोर्टफोलियो प्रणाली, बिल्कुल सही बात है, ये अपन चर्चा भी कर चुके हैं और यही सही भी है आपका। फिर उसके बाद 1935 का जो एक्ट है उसमें लिख रहे हैं कि द्विसदनीय जो व्यवस्था उसकी शुरुआत वो तो 1919 से हो गई थी मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड से। और लास्ट लिखा हुआ है कि 1853 का जो एक्ट है वो भारत का गवर्नर जनरल, तो नहीं भैया, जो भारत के जीजीआई हैं गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया वो 1833 के चार्टर से आए थे, ठीक है ना। तो जिसका जो सही है वो बी हो जाएगा 1861 पोर्टफोलियो प्रणाली, यहीं से अध्यादेश जारी करने की गवर्नर की शक्ति भी देखी जा सकती है, यहीं से शुरुआत होती है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने के अधिकार हैं उसके संदर्भ में कौन से कथन सही है। पहला यह कि इसका जो उल्लेख है आर्टिकल 123 में है संविधान में, बिल्कुल रेपिटेशन है। दूसरा यह कि इसका जो विस्तार है संसद के विधायी अधिकार के बिल्कुल मतलब उसी समान है, बिल्कुल सही बात है, विधि बनाने की शक्ति ही है, दूसरा भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा ये कि राष्ट्रपति जब कोई अध्यादेश जारी कर सकता है, कब जारी कर सकता है, जब लोकसभा का 17वां हो, जब लोकसभा का 17वां हो, नहीं भैया जब संसद का 17वां हो। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि जो डिस्क्रेशनरी पावर है, ठीक है, ये राष्ट्रपति की डिस्क्रेशनरी पावर है, मतलब विवेकाधीन अधिकार है। क्या अध्यादेश जारी करने का जो अधिकार है वो उनका विवेकाधिकार है, नहीं होना चाहिए क्या विवेकाधिकार, बिल्कुल भी नहीं है उनका विवेकाधिकार, ठीक है ना। और सब जगह उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्या लेनी पड़ती है, जो सलाह लेनी पड़ती है। तो चौथा भी आपका क्या है, गलत है। तीसरा भी आपका गलत है, सी हो जाएगा इसका आंसर 1 और 2 247 का।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कथन में कि योजनाओं की जो तैयारी है उस पर प्रधानमंत्री जो ऑफिस है उसका प्रभाव होता है, और दूसरा लिखा गया है कि प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों के दोनों जो कथन और कारण आप देख रहे हैं वो सही है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या उचित रूप से नहीं हो रही, इसलिए इसका आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें पूछा जा रहा है कि आर्टिकल दिया गया है और पूछा जा रहा है कि वहां पे मैच द फॉलोइंग करना है। अब देखिए, मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह है। अब देखिए, ये जो संसद है यहाँ पर वो हाउस ऑफ पीपल है, आपका लोकसभा है, ठीक है, इंग्लिश में हाउस ऑफ पीपल लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका कहा था आर्टिकल 75 में था, तो ए का हो गया 5। दूसरा ये कि राष्ट्रपति के प्रति जो प्रधानमंत्री के कर्तव्य होते हैं वो आर्टिकल 78 है, ठीक है ना, तो ये 5 में दिया गया है, मतलब बी का आपका हो गया देखिए 1 2 3 4 था, मतलब ए का आपका हो गया 75 जो आर्टिकल है वो 4 में दिया गया ना, तो 4 हो गया आपका, ठीक है। आप आर्टिकल देख जाइए, उसके बाद अपने आप आंसर आप रिकॉग्नाइज कर जाएंगे। तो जो सामूहिक जिम्मेदारी है लोकसभा के प्रति किसकी, मंत्रिपरिषद की, वो हो गया आपका आर्टिकल 75। उसके बाद जो राष्ट्रपति के प्रति जो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है वो आर्टिकल 78 है। फिर उसके बाद मंत्रिपरिषद द्वारा जो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता मतलब हेल्प करना है, और जो एडवाइस जो है, सलाह जो उनको उपलब्ध कराना है, वो किस में दिया गया है, वो आर्टिकल 74 है आपका। और भारत सरकार की जो सभी कार्यवाही की जाती है, जो एग्जीक्यूटिव जो सारी पावर है, समस्त कार्यपालिका शक्ति, वो किसके द्वारा किस में निहित होती है, राष्ट्रपति में। तो सारे जो कार्य होते हैं भारत सरकार के वो भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। किससे किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से। ये आपका आर्टिकल 77 में इसका उल्लेख किया गया है। एक जो बच गया है आर्टिकल 76, वो आपका किससे रिलेटेड है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से। इस हिसाब से जो आपका इसका आंसर हो जाएगा 249 का, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 4512, जो आपका कहाँ दिया गया है 4512 जो दिया गया है सी में, ठीक है। आप देख जाइएगा, मैंने सब आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत की जो संसदीय मतलब जो संसदीय संप्रभुता है उसकी लिमिटेशंस क्या है, उस पर कौन सी जो चीज़ें हैं वो लिमिटेशंस लगाती हैं। तो फंडामेंटल राइट्स भी है उसमें, जुडिशियल रिव्यू भी आएगा, फेडरलिज्म भी आएगा और रिटन कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। इसमें सारे के सारे जो हैं प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इसमें सम्मिलित हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी जो संप्रभुता है उस पर सीमा आरोपित करते हैं, ठीक है ना, आरोपित करते हैं। इसका आंसर आपका ऑल हो जाएगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि कौन सा कथन और कारण है। पहला लिखा गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935, उसके तहत जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, रेसिड्यूरी पावर की बात कर रहे हैं ना, जिनका उल्लेख नहीं होता है संविधान में, तो नियमों कानून में, तो उसकी तो उस समय केंद्रीय विधायिका को प्रदान की गई थी। नहीं भैया, वो उस समय के गवर्नर जनरल को प्रदान की गई थी, तो कथन तो आपका गलत हो गया। कारण देखेंगे कि जो आपका भारत सरकार अधिनियम है 1935 का, उसमें 3 सूचियों में बांटे गए था विषयों को, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। बिल्कुल ठीक बात है, आपका कथन गलत है और कारण बिल्कुल सही है, और जो है आपका ए गलत और आर सही। आपका इसका आंसर जो होगा 251 का वो डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान की जो भारतीय संविधान के जो लक्षण है, जो विशेषता है, कौन सी, फेडरल फीचर्स की है ना, यूएसए वाला मॉडल आप उसको लगा के चलिएगा, संघीय विशेषताएं, उसमें कौन कौन से सही। पहला ये कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो दोनों तरीके का मिश्रण हमारे यहाँ, नम्य और अनम्य दोनों है ना, तो आपको बहुमत के तरीके पता होंगे जो आर्टिकल 360 में दिए गए हैं, ठीक है, तो उसी के आधार पर है। तो पहला जो है आपका रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आएगा उसमें, ठीक है। दूसरा ये कि इसमें बाइकैमरल जो आपकी लेजिस्लेचर है, मतलब जो विधायिका है उसके 2 आयाम, उसी को बोलते हैं द्विसदनी, तो ये भी आएगा। तीसरा कैग का पद, इसका कोई औचित्य नहीं। जो चौथा है आपका, उसमें लिखा है सामूहिक जिम्मेदारी, ये भी नहीं होगा आपका। और जो लास्ट वन लिखा हुआ है राज्यपाल का पद, तो ये भी नहीं होगा इसमें। 3 4 5 नहीं होगा, ओनली 1 एंड 2 जो है आपका फेडरल फीचर की विशेषताओं के तहत आएगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 252 का आपका आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, 1 एंड 2। नेक्स्ट वन देखेंगे क्वेश्चन, और इसमें लिखा गया है कि योजना आयोग को जो प्रदत्त किया गया है उत्कृष्ट दर्जा, वो मंत्रिमंडलीय सरकार की धारणा के विपरीत है। ये किन्होंने बोला था, ये पूछा जा रहा है। तो ये आपके अशोक चंदा जी ने बोला था, ये कथन उन्हीं का है। बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है। नेक्स्ट वन देखेंगे कि यहां पर लिखा गया है क्वेश्चन में कि जो एनडीसी है उनके उद्देश्य में कौन कौन से इसमें सम्मिलित है। तो पहला ये कि सभी जो प्रमुख क्षेत्र हैं उसमें समान आर्थिक जो नीति है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज है, उनको प्रमोट करना, ठीक है। दूसरा ये कि भैया जो योजनाओं का जो इंप्लीमेंटेशन है उसमें राज्यों से सहयोग प्राप्त करना, ये भी ठीक है आपका। तीसरा ये कि योजना से जुड़े कार्यों की समय समय पर क्या करना, समीक्षा करना,
ठीक है ना, मतलब परवी हाँ कि उसकी वो क्या करेंगे, उसको रिव्यू कर रहे होंगे। तो ऐसा नहीं है ना, रिव्यू नहीं करते ना उसको, ठीक है ना, कि उनकी समीक्षा भी करें कि योजना से जुड़े जो जो कार्य हैं उनके समय समय पे वो समीक्षा करेंगे, तो बिल्कुल नहीं है ये तीसरा। लास्ट वन लिखा गया है कि जो विकास कार्य को जो प्रभावित करने वाली जो सामाजिक और आर्थिक नीति है उनके मुद्दे पर विचार करना, तो ये भी नहीं है। देखिए रेपिटेशन है ये स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड जो स्टेटमेंट है वही केवल सही है और इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसमें जो कथन है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष और जो सदस्य होते हैं उनकी योग्यता का निर्धारण जो है भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। तो देखिए जो उनकी योग्यता का निर्धारण है वो भारत के राष्ट्रपति करते हैं, ऐसा ये यहां पर बोल रहे हैं। तो क्या ये होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये गलत है, ठीक है ना। यहां पर योग्यता वगैरह के निर्धारण की कोई बात जो राष्ट्रपति से संदर्भित नहीं है। दूसरा ये कि जो वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती, तो बिल्कुल ठीक बात है, ए गलत है और आर सही है, और यहाँ व्याख्या का कोई औचित्य नहीं है। आंसर आपका डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहाँ पर लिखा गया है कि वित्त आयोग के संबंध में कौन सा जो कथन है वो आपका क्या है, सही है। तो पहला ये कि इसे भारतीय वित्त संघवाद के नियंत्रक का कार्य करना होता है, लेकिन ये जो बात की जा रही है ये फिजल फेडरलिज्म की बात कर रहे हैं, राजकोषीय संघवाद की बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है। उसके मतलब नियंत्रक का कार्य करना, तो वही बात है, सेंटर स्टेट रिलेशन को स्ट्रेंथन करना है। तो पहला जो है आपका यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल ठीक है। दूसरा ये, इसमें जो एक अध्यक्ष होते हैं और 3 सदस्य होते हैं, तो ये 1+4 होता है इनका स्ट्रक्चर। तो दूसरा तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया, इसको एलिमिनेट कर दीजिए, वहीं से आंसर आ जाता है आपका 1 और 4। तीसरा ये लिखा है कि आयोग के सदस्यों की योग्यता का निर्धारण राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, तो ये अभी ऊपर देखा अपन ने, ये गलत है। लास्ट वन ये है कि इसका जो उल्लेख है वो आर्टिकल 280 में किया गया है संविधान में, इसलिए 1 और 4 इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो वीटो का अधिकार भारत में राष्ट्रपति को प्राप्त है वो किन किन का सम्मिश्रण है। पॉकेट वीटो, इसका तो आपको पता है कि ज्ञानी जैल सिंह जी ने यूज किया था। एब्सोल्यूट वीटो, इसका भी यूज किया था, है ना, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो पेप्सू बिल में आप देखते हैं। तीसरा सस्पेंसिव वीटो है और चौथा जो है आपका क्वालिफाइड वीटो। तो क्वालिफाइड जो वीटो है उसका जो भारत के संदर्भ में कोई भी आयाम नहीं दिखाई देता है जब आप संविधान देखते हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका फोर्थ वाला जो है उसको एलिमिनेट कर दीजिए, बाकी 1 2 3 जो है आपका आंसर होगा जो कि डी में दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा एक्ट था जो प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य वर्तमान संबंध जो है उस उपबंध के थ्रू शासित होते हैं। तो आपको पता है कि 44th जो अमेंडमेंट है वहां से फिर क्या किया गया था कि उनकी जो सलाह होती है मंत्रिपरिषद को वो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्यकारी बनाया गया, बाइंडिंग बनाया गया। तो 44th अमेंडमेंट है वो 1978 वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 44th हो जाएगा, 42वां नहीं है, 48वां नहीं है, 54वां भी नहीं है, ठीक है। तो 44th है 1978 वाला, जनता दल की सरकार के टाइम वाला। तो 259 का आपका आंसर डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपकी जोनल काउंसिल्स हैं वो किसके द्वारा स्थापित की गई हैं। तो आपको पता है कि जो हमारे यहाँ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, ये सब रेपिटेशन है अब, ठीक है। तो 1956 में जो आपका स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था उसके थ्रू जोनल काउंसिल की स्थापना की गई थी। तो जो आंसर होगा इसका वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बी में दिया गया। 263 में तो किसकी बात है, इंटर स्टेट काउंसिल की बात है, ठीक है। और जोनल काउंसिल एक्ट नहीं है, 1978 में एक नॉर्थ ईस्ट के लिए आया है, वो अलग है, और राष्ट्रपति के आदेश के द्वारा भी इसकी क्या गठन नहीं हुआ था। तो आंसर आपका बी हो जाएगा, है ना, 1956 वाला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है हमारा कि कौन सा कथन इसमें सही है। तो पहला ये कि संसद किसी कर में वृद्धि कर सकती, ये नहीं है, ठीक है ना, लगा सकती है, हटा सकती, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकती, इंक्रीज नहीं कर सकती। पहला ही जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत है 261। और जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, नेक्स्ट स्टेटमेंट जो हमारा है उसमें यह पूछा जा रहा है कि भैया संसद किसी कर में कटौती या कमी नहीं कर सकती है, ठीक है ना, कटौती और कमी नहीं कर सकती है, तो ये आपका गलत है, ठीक है ना। दूसरा भी आपका क्या है, जो 261 का जो दूसरा आपका ऑप्शन है वो भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया, ठीक है। तीसरा ये कि संसद किसी कर को समाप्त कर सकती है, बिल्कुल ठीक बात है। संसद किसी कर में वृद्धि नहीं कर सकती, ये बिल्कुल ठीक है। और लास्ट जो है कि संसद किसी कर में कमी कर सकती है, ठीक है ना, तो ये भी सही है। 3 4 5 जो है आपका बिल्कुल सही है और फर्स्ट सेकंड आपका गलत है। देखिए ये क्रक्स है इसमें कि संसद जो है किसी कर को बढ़ा नहीं सकती है, ठीक है ना, उसको कम कर देगी, उसको खत्म कर देगी, ठीक है, उसमें कटौती कर लेगी, ये इसका क्रक्स है। तो इसका आंसर आपका 3 4 5 बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि जो आपकी कंसोलिडेटेड फंड है उस पर जो चार्ज्ड एक्सपेंडिचर है उसके संदर्भ में कौन सा जो है कथन सही है। पहला ये कि इसमें संसद की स्वीकृति आवश्यक होती है, नहीं भैया यहाँ वोटिंग नहीं होती है संसद की, ठीक है, इसके लिए संसद में बहस जो होती है वो आवश्यक होती है, ये लिख रहे हैं, ये ठीक बात है, वहां पर चर्चा का विषय वो होता है। तो सेकंड वाला स्टेटमेंट आपका ठीक है, पहला वाला आप हटा दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका
नेक्स्ट जो स्टेटमेंट है कि इसमें लिखा गया है कि इसके लिए जो स्वीकृति की आवश्यकता होती है केवल लोकसभा की होती है, तो ऐसा नहीं है, संसद की स्वीकृति की बात होती है वहां पर। तो थर्ड जो स्टेटमेंट है आपका वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और जो आपका फोर्थ स्टेटमेंट है कि इसके लिए संसद की स्वीकृति जो है आवश्यक नहीं होती, देखिए ये वोटिंग से रिलेटेड है, ये हिंदी में गलत लिखा है, इंग्लिश में देखिए इट इज नॉट सब्जेक्ट टू द वोट ऑफ पार्लियामेंट, मतलब हिंदी में टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए संसद में मतदान की आवश्यकता नहीं होती है। इस संदर्भ में आपका जो दूसरा और जो चौथा आपका स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा और इसका आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट जो है आप बिल्ड करते चलिए, ठीक है ना। और जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 262 का वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राष्ट्रपति जो है और राज्यपाल जो है उनको जो प्राप्त है क्षमादान का अधिकार, उसके अंतर्गत अंतर क्या क्या है उसमें, उसके संदर्भ में कौन सा जो है कथन वो सही है, ठीक है। पहला ये कि राज्यपाल जो है कोर्ट मार्शल द्वारा सुनाई गई सजा को माफ कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति माफ नहीं कर सकता, यही तो अंतर है, राष्ट्रपति कर सकते हो राज्यपाल नहीं कर सकते, तो पहला गलत हो गया। दूसरा ये कि राष्ट्रपति मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं किंतु राज्यपाल जो है वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो ये बिल्कुल ठीक बात है। तीसरा यह है कि राज्यपाल मृत्युदंड को माफ कर सकते हैं और राष्ट्रपति नहीं, ये तो उल्टा लिखा हुआ है। लास्ट में लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो है आपका वो कोर्ट मार्शल द्वारा दी गई सजा को माफ कर सकते हैं किंतु राज्यपाल नहीं कर सकते, ये बिल्कुल ठीक है। मतलब सेकंड और जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका वो ठीक है, यहाँ ABCD लिख गया है, तो सेकंड और फोर्थ आपका बी में दिया गया है, इसका आंसर 263 का आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी विधेयक को जो राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखने के अधिकार है, उसके संदर्भ में कौन कौन से जो स्टेटमेंट है वो सही है, ठीक है ना। जब वो क्या कर लेते हैं, वो उसको रिजर्व कर लेते हैं बिल को, कौन, गवर्नर। तो इसका जो उल्लेख है मैंने आपको पहले बताया आर्टिकल 200 और उसके अंदर भी जाएंगे आप तो सब क्लॉज 3 में दिखाई देगा वो, तो ये पहला वाला स्टेटमेंट ठीक है। दूसरा ये कि राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति नहीं है, ये उसकी विवेकाधीन शक्ति के अंतर्गत आता है, दूसरा वाला जो स्टेटमेंट है वो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि ये विधेयक जो है उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरा हो तो ऐसा करना मतलब उचित होता है, अनिवार्य होता है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चंस में अपन ये देख चुके हैं, तो तीसरा जो स्टेटमेंट है वो ठीक है। लास्ट जो है कि राज्यपाल राज्य विधायिका द्वारा पारित किसी विधेयक को रोक के रख सकता है, देखिए किसी लगा दिया, पंक्चुएशन लगा दिया, इसलिए ये गलत हो गया। तो जो आपका पहला जो स्टेटमेंट है और जो थर्ड स्टेटमेंट है वो सही है और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका सी, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा जो जोड़ा है वो सही नहीं है। पहला ये कि 1963 में जो आपकी क्या है CBI की बात कर रहे हैं यहाँ, तो ये ठीक है। और जो स्पेशल जो पुलिस इस्टेब्लिशमेंट जो एक्ट आया था 1947 में आया था, 1946 में आया था वो, ठीक है, 1946 में आया था, तो यहाँ पर 1942 लिखा है इसलिए ये गलत है, ठीक है ना। और जो आपका गलत ही पूछा था तो आंसर इसका बी होगा। और जो भ्रष्टाचार निवारण जो एक्ट लिखा गया है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन जो एक्ट है वो 1947 का भी है, याद रखिएगा। और CVC जो है वो 1964 का है, तो बाकी सब सही है। ये जो सेकंड वाला था आपका, ये दिल्ली वाला जो स्पेशल पुलिस जो इस्टेब्लिशमेंट आप एक्ट देखते होंगे ना वो 1946 का है, इसलिए ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि CVC के लिए इसमें से कौन सा जो कथन है वो सही नहीं है। पहला ये कि जो इसकी स्थापना है वो ARC की सिफारिश पर की गई थी, किसकी, ARC की। देखिए यहां पर कमेटी आपको याद होगी ना, संथानम कमेटी, तो यहीं से गलत हो गया पहला स्टेटमेंट तो आपका, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं अपन। दूसरे स्टेटमेंट पे लिखा हुआ है कि जो आपका पहले को आपने एलिमिनेट कर दिए तो पहले तो 2 ऑप्शन आपके खत्म हो गए। उसके बाद अगर आप देखेंगे कि जो आपका देखिए इस क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है कौन से कथन सही नहीं है ये बताना है। तो पहला ये कि प्रशासनिक सुधार आयोग, तो भैया गलत है ना, इसकी जो स्थापना है वो किसने, संथानम कमेटी की सिफारिश पे हुई थी। दूसरा ये कि इसका जो प्रधान होता है वो प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता है, ठीक है ना, CVC की जो बात कर रहे हैं ये। तो जो दूसरा स्टेटमेंट है आपका ये भी गलत है आपका, ठीक है। ये जो है वो इसके जो प्रधान होते हैं वो जो है प्राइम मिनिस्टर उनको क्या करते हैं, मतलब वो नहीं करते उनकी नियुक्ति, ठीक है ना, इनके प्रधान की प्रधानमंत्री द्वारा लिखा गया है कि नियुक्ति की जाएगी, ठीक है ना, वहां तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ये कि कुछ मामलों में इस आयोग के कार्य जो है UPSC के समान है, जैसे एडवाइजरी बॉडी के संदर्भ में वो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है आपका वो आपका सही है। और जो लास्ट स्टेटमेंट है इसका मतलब 4th नंबर का कि ये निश्चित रूप से लोकपाल का प्रतिरूप है, तो भैया ये तो है निश्चित रूप से, कैसे लोकपाल का प्रतिरूप कैसे हो जाएगा, तो ये भी आपका गलत है। लास्ट जो लिखा है कि ये रिसीव करता है कंप्लेंट्स डायरेक्टली फ्रॉम जो भी पीड़ित व्यक्ति होता है, तो
तो ये ठीक है आपका। तो इसका जो गलत गलत स्टेटमेंट है फर्स्ट और सेकंड और फोर्थ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, जो कि आपका किस में दिया गया है, बी में दिया गया है 1 to 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि जो लोक सेवाएं नीचे दी गई हैं उसमें से किस किस का उल्लेख जो है संविधान में है, ठीक है। तो पहला जो है आपका भारतीय प्रशासनिक सेवा, फिर भारतीय वन सेवा, फिर भारतीय पुलिस सेवा, फिर अखिल भारतीय न्यायिक सेवा और विदेश सेवा। तो देखिए विदेश सेवा का उल्लेख नहीं है, अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का है, प्रशासनिक सेवा का है आपका, ठीक है, और पुलिस सेवा का है। तो 1, 3 और जो आपका 4 है इसमें 266 का जो आंसर होगा आपका वो डी हो जाएगा। सारे आर्टिकल्स अपन देख चुके हैं, बिल्कुल कंटेक्चुअल क्वेश्चन है, इसलिए मैं तेज चल रहा हूं यहां पर, आपका भी टाइम यहां पर मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है कि जो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें राष्ट्रपति जो है यूपीएससी के किसी सदस्य को सुप्रीम कोर्ट को मामला भेजे बिना ही पदच्युत कर सकता है, उसको उसके पद से हटा सकता है, ठीक है, ये पूछा जा रहा है। तो पहला इसमें लिखा हुआ है कि अगर वो सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान कार्यालय से बाहर अन्यत्र कोई लाभ का पद ग्रहण करता है, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा, अगर वो दिवालिया करार दे दिया जाए, ये भी ठीक है आपका। तीसरा लिखा गया है इसमें कि अगर उसमें किसी तरीके की मेंटल डिसेबिलिटी हो, ठीक है, तो उसके थ्रू भी वो अपने पद पर नहीं बना रह सकता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और लास्ट जो है कि अगर वो किसी भी प्रकार से भारत सरकार, किसी राज्य सरकार या उसके पक्ष में किए गए किसी करार या समझौते से संबद्ध होता है या उसमें रुचि रखता है, ठीक है ना, मतलब वो रुचि रखता है या उससे किसी ना किसी तरीके से वो क्या होता है, संबद्ध होता है। तो यहां पर जो है आपका ये जो लास्ट वाला है इसमें पंक्चुएशन भी देखिए, किसी भी प्रकार, ठीक है, इसलिए ये जो फोर्थ स्टेटमेंट है आपका वो गलत है, बाकी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट ठीक है आपके, और आंसर आपका डी 1, 2, 3 हो जाएगा। फोर्थ वाला जो है वो किसी तरीके से वहां से क्या है, संदर्भित नहीं है। ध्यान से देखेंगे आप तो आपको बिल्कुल डायरेक्टली यहाँ पर क्लियर समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि यूपीएससी जो है उनका जो मेन जो काम है, उनसे ऐसे कौन कौन से काम है जिससे उनका लेना देना नहीं है, क्या है, लेना देना नहीं है। तो पहला लिखा है इसमें कि सेवाओं का वर्गीकरण लिख दिया है, क्या लिख दिया है ये, कि सेवाओं का वर्गीकरण, ठीक बात है। जो पहला लिखा हुआ है आपका इसमें ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है कि जो आपका क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा ये प्रमोशन, इससे लेना देना है। तीसरा ये कि जो आपकी ट्रेनिंग होती है उससे लेना देना इनका है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग तो जो है आपकी वो यूपीएससी से लेना देना नहीं है ना उसका। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ट्रेनिंग से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल क्लियर रखिएगा दिमाग में कि जो क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज है और ट्रेनिंग, इससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं होता। जो डिसिप्लिनरी जो मैटर्स लिखे गए हैं, डिसिप्लिनरी जो मैटर्स हैं, अनुशासनिक मामले, उससे लेना देना होता है। और टैलेंट हंटिंग तो वो करते ही हैं, पेपर आप लोग देखिए उसी से सेलेक्ट होते हैं। तो जो आपका सेवाओं का वर्गीकरण है और जो इनकी प्रशिक्षण से रिलेटेड जो प्रावधान होते हैं उससे कार्मिकों के, तो उससे यूपीएससी का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए जो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 and 3 सी होगा आपका आंसर 269 का, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है इसमें मैच द फॉलोइंग करना है, और इसमें लिखा हुआ है ए में जो लिखा है कि केवल जो स्टेट को बिलोंग करता है एक्सक्लूसिवली जो आपका टैक्स है, तो कौन सा है, सेल्स टैक्स होता है, देखिए कहां पर है, तो ये 5th नंबर में है, ए का आपका 5 हो जाएगा जो आपका बिक्री कर है। दूसरा लिखा हुआ है जो आपका कि केंद्र द्वारा जो प्रभारित एवं संग्रहित किया जाता है लेकिन राज्यों को क्या किया जाता है, उसको सुपुर्द कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका ये इंटर स्टेट जो ट्रेड वगैरह होता है उसके दौरान जो सामान की बिक्री होती है उससे रिलेटेड ये कर होता है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, मतलब ए का आपका क्या हो गया, 5 हो गया, बी का आपका 3 हो गया। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि केवल जो सेंट्रल से रिलेटेड है, तो देखिए करों पे जो अधिभार होता है, जो सरचार्ज वगैरह होता है, वो केवल सेंट्रल से, मतलब सेंटर से रिलेटेड होता है, केंद्र से रिलेटेड होता है। तो सी का आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 5, 3, 2। और उसके बाद जो लास्ट वन है आपका कि केंद्र द्वारा प्रभारित किंतु राज्यों के द्वारा संग्रहित और विनियोजित जो है आपका शुल्क होता है, ठीक है ना। तो ये आपका कौन सा होता है, मेडिकल जो भी ड्यूटीज, मतलब जो एक्साइज ड्यूटी लगती है, मेडिसिनल जो प्रिपरेशंस होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, मेडिकल पदार्थों पे जो आपका उत्पाद शुल्क लगता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इस हिसाब से आपका हो जाएगा 5, 3, 2, 1, मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, और इसमें लिखा गया है फिर से मैच द फॉलोइंग है। अब देखिए 1861 का जो इंडियन काउंसिल एक्ट है उसके थ्रू क्या लाया गया था, ठीक है, फिर 1919, 1892 और 1784 की यहाँ पे बात कर रहे हैं। अब देखिए द्वैध शासन की बात करें कि शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो वो आपको पता है कि 1919 है उसका, तो बी का हो गया आपका 1। 1861 की बात करेंगे, ठीक है ना, तो वहां पे लिखा गया है कि भारतीय मामलों का ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में जाना, ठीक है ना,
मतलब ये देखिए सीधे नियंत्रण में जाने के यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये कंफ्यूज कर रहे हैं इसको लेके, ठीक है। तो ये जो हुआ था कि भारतीय जो अब विषय थे वो सीधे जो कंट्रोल में आते हैं, तो आप देखते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट और उसके बाद आता है आपका पिट्स इंडिया एक्ट। तो पिट्स इंडिया एक्ट से फिर जो है क्या होता है कि भ्रष्टाचार वगैरह यहाँ के जो गवर्नर जनरल जाते हैं, है ना, तो वो बहुत पैसा वैसा लेके जाते हैं, तो उनके ऊपर जांच बैठ जाती है। तो उसके बाद फिर ब्रिटिश जो है उसके सीधे नियंत्रण में आ जाते हैं। देखते हैं ना आप कंट्रोल ऑफ बोर्ड, जो कंट्रोल बोर्ड वगैरह की जो स्थापना होती है, तो वो आपका डी में लिखा गया है, तो डी का आपका 2 हो जाएगा, मतलब जो सेकंड में लिखा गया है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे कि द्वैध शासन की शुरुआत तो 1919 हो ही गया। उसके बाद अगर आप 1861 की बात करेंगे तो 1861 में जो लिखा गया है यहाँ पर उसमें क्या है कि जो प्रतिनिधित्व जो था, जो रिप्रेजेंटेशन था, उसके लिए जो इंस्टीट्यूशन थी उसको इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। तो वो आपका ए का आपका 3 हो जाएगा। और जो लास्ट लिखा हुआ है ये तो अपन ने देख ही लिया है 1784 वाला। उसके बाद जो है आपका सी में जो 1892 है, ये अपन ने पढ़ भी चुके हैं अपन, मतलब प्रीवियस क्वेश्चन में। यहाँ से आपके चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत होती है ना। और वास्तविक रूप से जो प्रत्यक्ष चुनाव है वो तो फिर 1909 के बाद, लेकिन जो प्रिंसिपल थे वो यहाँ से डिराइव किए जाते हैं, यहाँ से शुरुआत किए जाते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से अगर इस क्वेश्चन देखें 271 का आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3152, है ना। 3152 मतलब 1861 का आपका 3 हो गया, बिल्कुल ठीक है। और 1919 का जो हो गया आपका वो डायरकी से रिलेटेड है। और उसके बाद जो 1892 वाला है वो आपका 31 और आपका 5 हो जाएगा आपका क्या, चुनाव के सिद्धांत की शुरुआत। और जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है ना 1784 का, उसके द्वारा फिर ब्रिटिश शासन के सीधे नियंत्रण में भारत आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 3152, जो कि दिया गया है आपका किस में, डी में दिया गया है। तो इसका आंसर आपका 271 का आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक है, 3152। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और यहां पे लिखा गया है कि नीति आयोग जो है आपका वो ना तो सांविधिक निकाय है ना ही संवैधानिक, बिल्कुल सही बात है, वो तो केवल एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से लाया गया है। उसका कारण लिखा गया है कि इसकी स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के कार्यकारी प्रस्ताव के द्वारा हुई है, बिल्कुल सही बात है, यही कारण भी है। उचित यहां पर व्याख्या भी की गई है और कथन और कारण दोनों सही है, तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसमें लिखा गया है कि भारतीय संविधान कथन में लगभग जो है संघीय प्रकृति का है। अब देखिए इंग्लिश देखिए यहां पे क्वासी फेडरल लिखा गया है, तो इसको बोलते हैं अर्ध संघीय, ठीक है ना। क्वासी का मतलब होता है आधा, जैसे क्वासी जुडिशरी सेबी को बोला जाता है ना, अर्ध न्यायिक। क्वासी जुडिशरी प्रक्रिया है महाभियोग चलाना संसद की, तो वो क्या बोलते हैं क्वासी जुडिशरी कि आधी न्यायिक प्रकृति का, वही लिखा हुआ है कि आधी मतलब अर्ध संघीय प्रकृति का है। और इसका कारण बोलते हैं कि इसके माध्यम से केंद्र सरकार को राज्य सरकारों की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्रदान की गई हैं, बिल्कुल सही बात है, वही कारण है। और यहां पर कथन और कारण दोनों सही है, व्याख्या भी बिल्कुल उचित है, इसका भी जो आंसर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस पर लिखा गया है कथन में कि मुख्यमंत्री जो है राज्य सरकार के किसी मंत्री को क्या कर सकता है, बर्खास्त कर सकता है। क्या ऐसा हो सकता है जब चाहे वो किसी को बर्खास्त कर सकते हैं? नहीं, पहला स्टेटमेंट आपका गलत है, जो कथन है और जो कारण है आपका कि मुख्यमंत्री जो है राज्य मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो ये बात सही है आपका कि राज्य मंत्रिपरिषद के वो प्रमुख होते हैं। तो कथन आपका गलत है कारण आपका सही है और व्याख्या का कोई यहां पर सवाल ही नहीं उठता, तो ए गलत और आर सही, इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम और इसमें यूपीएससी के कार्यों के बारे में कौन सा कथन सही है। पहला ये कि जो संघ की सेवाएं होती हैं उनकी नियुक्ति के लिए परीक्षा का आयोजन, बिल्कुल सही बात है। दूसरा ये कि राज्य सरकार अगर अनुरोध करे तो किसी ऐसी सेवा के लिए अगर वो अनुरोध करती है तो जो संयुक्त भर्ती के लिए योजनाएं तैयार करके उनको संचालित करना, जिनके लिए विशेष योग्यताधारी अभ्यर्थियों की आवश्यकता होती है। दूसरा भी आपका जो स्टेटमेंट है बिल्कुल ठीक है आपका। तीसरा जो स्टेटमेंट है कि लोक सेवाओं और जो नागरिक पद होते हैं आपके, ठीक है ना, जो सिविल पोस्ट होती हैं, उनके भर्ती के तरीकों से जो जुड़े इश्यूज होते हैं, मुद्दे होते हैं, वो सेंट्रल और जो सेंटर होती है आपका और जो आपकी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको परामर्श देना। तो नहीं भैया, उस पर वो किसी भी तरीके के इस तरीके के परामर्श की जो चर्चा है संविधान में नहीं लिखा गया है, ठीक है। तो इसलिए थर्ड वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। लास्ट स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति को पर ईयर जो मतलब हर साल प्रतिवर्ष आयोग द्वारा किए गए कार्यों से संबंधित रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, बिल्कुल सही बात है। फिर वो संसद के समक्ष राष्ट्रपति रखवाते हैं। तो 1, 2 एंड 4 इसका जो आंसर हो जाएगा आपका 75 नंबर का, जो 275 नंबर का, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है ये सीरीज का और इससे पूछा जा रहा है कि किस याचिका का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। भैया रिट की बात कर रहे हैं, 5 तरीके की रिट है आर्टिकल 32 में। देखिए प्रोहिबिशन है, मैंडामस भी है और आपका क्यू वारंटो भी है। इंजंक्शन जो लिखा गया है वो नहीं है, उत्प्रेषण की
भी बात करते हैं अपन इसमें, ठीक है ना। और जो आपका एक और है हैव अ बॉडी, कौन सा, आप वो हमको कमेंट बॉक्स में बताएंगे, ठीक है। हैबियस कॉर्पस है वो। तो इसका जो आंसर हो जाएगा कि जिसका जिक्र नहीं किया गया है संविधान में रिट में, तो वो इंजंक्शन है जिसको निषेधाज्ञा बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ ये सीरीज यहीं पर समाप्त होती है। आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सीरीज में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।